So let us start. Good evening, dear friends and family. Once again, I, Leena Doshi, welcome you all on the 55th program from the platform of Let's Grow Together. किरण बेदी जी को हम सब जानते हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने तिहाड़ जेल में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लिए थे अपने कार्यकाल के दौरान। वर्ल्ड हेल्थ के दिन किसी एक प्लेटफॉर्म से उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात बताई थी। उन्होंने कहा था, पार्क में एक व्यक्ति मुझे वॉक करते हुए मिल गया, करीब मेरी उम्र का होगा। चलते चलते हम दोनों में बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा, मैं नंबर 1 पर अपनी हेल्थ को रखता हूँ। फिर उसके बाद 1 0 लगा दो तो 10 हो जाएंगे, वो मेरे एजुकेशन के लिए है। उसके बाद फिर 1 0 लगा दो तो 100 हो जाएंगे, वो मेरी जॉब के लिए है। उसके बाद 1 0 और जोड़ दो तो 1000 होंगे, वो जो पैसे मैंने अर्न किए उसके लिए हैं। I request everyone to keep your microphone on a mute mode, please. वो जो पैसे मैंने अर्न किए उसके लिए हैं। उसके बाद 1 0 और जोड़ दो तो 10,000 हो जाएंगे, जो मेरी लवली फैमिली के लिए हैं। उसके बाद 1 0 फिर 1 0, जो मैं लाखोंपति और करोड़पति बना उसके लिए है। मैं पैसों से, जॉब से, फैमिली से और ऐसे भौतिक सुखों से तो बहुत धनवान बन गया। ऐसे बहुत सारे जीरो आप एक के बाद लगा सकते हो, जो कि मेरी हेल्थ है। फिर उसने बोला कि नाउ यू ड्रॉप दिस जीरो एंड एवरीथिंग बिकम्स जीरो। इस एक को निकाल दो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो समझो कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम उसको खो देते हैं। I request again, it's not nice to keep your microphone on during the session. हम सब लास्ट 16 मंथ से अपनी नंबर 1 की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए स्ट्रगल करते हैं। कोरोना ने हमें अच्छी हेल्थ की अहमियत दिखा दी है, इसलिए समय की मांग को समझते हुए हमने भी हेल्थ के बारे में कुछ सेशंस किए हैं। आज जो टॉपिक पर हम बात सुनने वाले हैं, इसको मैं सिंपल वे में बताऊं तो जैसे अपने घर की कोई भी गटर चौक हो जाती है तो पानी फ्लश आउट नहीं होता है, हमको पहले वो ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर करना पड़ता है। वैसे ही हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जिसको हमें बाहर निकालने पड़ते हैं, यानी कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। और आप सब तो जानते ही हैं कि 5000 साल पुराना आयुर्वेद हमारे पास है, जिसमें ऐसे कई सारी बातों का उपचार बताया गया है। तो चलिए आज हम पंचकर्मा के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि एक आयुर्वेदिक पद्धति से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इस विषय में विस्तार से बात करने हेतु हमारे बीच निष्णात डॉक्टर नारायण शहाणे जी मौजूद हैं। मैं उनका परिचय दूं उससे पहले एक बात बता दूं कि जैसे कोई एक्सपर्ट को बॉम्बे या पुणे या दिल्ली वगैरह जगहों पर अपनी स्पीच देने बुलाते हैं, वैसे ही रूटीन में ये डॉक्टर साहब जापान, कनाडा, रशिया, मलेशिया जैसे देशों में बार बार अपना ज्ञान बांटने लोग उन्हें बुलाते हैं। डॉक्टर नारायण शहाणे जी इज मास्टर इन सर्जरी. Shalia, I don't know what is the meaning of Shalia, but you just clear in your session, Dr. Narayan ji. And presenting, running world's first and only Ayurvedic urology center, Brahma Ayurveda, a multi-speciality hospital, research and academic center, Nadiyad, Gujarat. His expertise in Ayurvedic urology, Ayurvedic surgery, and Panchkarma. Practicing internationally in the field of Ayurvedic urology,
since 2003 with a very high success rate without surgical intervention. If I talk about his achievements and paper presentations, he delivered a public talk in Malaysia on Ayurveda in 2017. This program was especially organized by the Chief Minister, Mr. Ahmad Razif Abdul Rahman, invited by Japan Ayurveda Society to deliver his lecture in 2020, also invited by National Ayurvedic Medical Association of Russia. The list is very long where he has been invited as a faculty nationally and internationally on varied platforms to deliver his expertise on urology. He has received Young Scientist Award in National Seminar, Maharashtra, India in 2017. Received Best Research Paper Presentation Award for research on anorectal disease by Honorary Union Health Minister, Government of India. Dear friends, I can say many more things about him which I have read in his biodata, but due to time constraint, I directly go to the Dr. Narayanji and request him to spread his knowledge on our today's subject, Panchakarma, Ayurvedic classic detoxification. So, dear friends and family, help me welcoming a very humble, very kind, and very knowledgeable Dr. Narayanji as a speaker of today. डॉक्टर नारायण जी, हमारे इस लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू सर. Thank you, Lina, for a really very great introduction of me. So, welcome everybody. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. Is the skin visible? Yes. Thank you so much, Lina ma'am, for inviting me and giving me this opportunity to share my knowledge and views on the specific topic of Panchakarma. Actually, वैसे देखिए तो मेरी स्पेशलिटी काफी अलग है. बेसिकली आई एम एन आयुर्वेदिक सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट. पर रूटीन में हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेदिक यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इन सब में पंचकर्म पूरी तरह से आता है, बहुत अच्छी तरह से. काफी सारा पंचकर्म हम करते हैं, तो उस संदर्भ में डेफिनेटली हम काफी सारी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले श्री धन्वंतरये नमः. O Lord Dhanvantari, please shine something upon us so that we can reflect the world. Today's topic is Panchakarma, Ayurvedic classical detoxification, Shodhan Safai. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. ओम शांति शांति शांति. अपनी भारतीय संस्कृति की ये सबसे बड़ी धरोहर है कि हम सब के लिए केवल सुख चाहते हैं. May all be blessed with health and happiness. नारायण जी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो हो गई है. अच्छा. May all be blessed with health and happiness. Let there be no trace of sorrow anywhere. Am I audible now? Yes. Thank you. So, आज का जो भी प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स, उसका एक आउटलाइन बनाया ताकि आप सबको आइडिया है कि हम एग्जैक्टली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले ऑब्वियसली जब पंचकर्म की बात होती है तो पंचकर्म आयुर्वेद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है. तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के कुछ मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो कि जीवन का शास्त्र है. उसके पश्चात जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक चिकित्सा के 4 अंग है उनकी चर्चा करेंगे. उसके पश्चात पंचकर्म, एग्जैक्टली पंचकर्म है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ क्या है, उस पर चर्चा होगी. उसके पश्चात पंचकर्म की क्या विशेषताएं है, उसकी बल स्थान क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, उस पर भी चर्चा होगी. और अंततः आयुर्वेदिक यूरोलॉजी एक क्या है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, ज्ञात है.
उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पंचकर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है उत्तर बस्ती, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो वो चीज क्या है, उसका किस तरह से फायदा होता है, लाभ होता है पेशेंट्स को, उस पर भी चर्चा होगी। और फिर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे इंस्टीट्यूट का, और लास्ट में प्रश्नोत्तर का सेशन होगा। तो शुरुआत करते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयु एंड वेद, ये दो शब्दों से बनता है। आयु है जीवन, वेद है शास्त्र। तो जीवन का शास्त्र है आयुर्वेद। उसके मुख्य दो उद्देश्य बताए हैं। पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा है आतुरस्य व्याधि परिमोक्षण, हेल्थ मेंटेनेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। अभी बहुत ही स्पष्ट है कि आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है, जीवन का शास्त्र है। तो जीवन का शास्त्र होते हुए आयुर्वेद का लगभग 70% से अधिक हिस्सा केवल स्वास्थ्य रक्षा को समर्पित है, और बाकी का जो 30% से कम हिस्सा है, हम हमारे इतने प्रयास करने के पश्चात भी अगर हमें कोई व्याधि होती है, तो वो जो भी व्याधि हुई है उसकी चिकित्सा अर्थात ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस पर है। आयुर्वेद, जैसे हमने कहा पहले कि जीवन का शास्त्र है, साइंस ऑफ लाइफ। सो बीइंग साइंस ऑफ लाइफ, it has got its holistic approach. In Ayurved, we never treat a disease. हम आयुर्वेद में कभी भी किसी डिसीज की ट्रीटमेंट नहीं करते। इनफैक्ट वी ट्रीट अ ह्यूमन बीइंग। इन आयुर्वेद वी ट्रीट अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की चिकित्सा होती है। तो स्पष्ट है कि मनुष्य की चिकित्सा अर्थात केवल उसके शरीर की चिकित्सा नहीं है। तो शरीर के साथ उसका मन और आत्मा, ये दोनों भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, और इसी को ही कहा जाता है आयुर्वेद का होलिस्टिक अप्रोच। हम संपूर्ण व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं, और यही सबसे बड़ा और मुख्य कारण है आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अच्छा, ये किस लिए है आयुर्वेद? किस लिए आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य हमने देखा कि एक परफेक्ट हेल्थ चाहिए। तो मानव इतिहास में परफेक्ट हेल्थ, जो भी हेल्थ है, स्वास्थ्य की व्याख्या महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहली बार दी है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य की व्याख्या देने वाले हैं महर्षि सुश्रुत। कुछ इस तरह से, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका अर्थ है इक्विलिब्रियम ऑफ दोष। दोष मीन्स गवर्निंग एनर्जीज, शरीर की ऐसी ऊर्जाएं जो पूरे शरीर और मन के सभी नॉर्मल कामकाज चलाते हैं, उनको दोष कहा गया है, गवर्निंग एनर्जीज। तो ये दोष, फिर अग्नि, जठर अग्नि या डाइजेस्टिव फायर, फिर सभी शरीर के धातु अर्थात ऑल बॉडी कंपोनेंट्स, और मलक्रिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब का इक्विलिब्रियम, संतुलित होना, दोष, अग्नि, धातु और मलक्रिया का। और इतना ही नहीं, तो शरीर से ऊपर उठ के प्रसन्न मना सेंसेस एंड माइंड, ये पूरी मिला के जो भी स्थिति है उसे कहा जाता है स्वास्थ्य अर्थात परफेक्ट हेल्थ। तो हम जो कुछ भी करेंगे, इसके आगे जो कुछ भी डिस्कस करें, वो किस लिए, हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है स्वास्थ्य। क्योंकि कहा गया है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, यदि शरीर ठीक है तो ही बाकी सब चीजें हो सकती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों चीजों के लिए जो चार पुरुषार्थ बताए हैं मानव जीवन के, उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? शरीर। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो इसलिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जो आयुर्वेद का जो एक अप्रोच है, फोर फोल्ड ट्रीटमेंट और फोर फोल्ड अप्रोच टू हेल्थ, आयुर्वेद चिकित्सा के जो चार अंग, प्रमुख अंग बताए हैं स्वास्थ्य प्राप्ति के, वो कुछ इस तरह से। सबसे पहला है आहार चिकित्सा, डाइटरी करेक्शंस। दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस या विहार चिकित्सा। तीसरा है शमन चिकित्सा या औषधि चिकित्सा। चौथा है डिटॉक्सिफिकेशन या पंचकर्म। तो पहले के तीन अंगों के बारे में हम शॉर्ट में चर्चा करते हैं, उसके पश्चात हम जाएंगे डिटॉक्सिफिकेशन या पंचकर्म पे। अब जब भी आयुर्वेद की आहार चिकित्सा की बात आती है, तो अधिकांश लोगों के मन में यही डर होता है कि आयुर्वेद मतलब ये तो सब खाना पीना बंद करवा देते हैं, कुछ खाने को मिलता ही नहीं है, आयुर्वेद चिकित्सा लोग मतलब सब बंद। पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। सैद्धांतिक आयुर्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो ये है कि हम क्या खाए क्या न खाए, उसके पहले आता है कब खाए। तो खाना किस लिए है? अग्नि के लिए, भूख के लिए। आयुर्वेद के अनुसार अपने जठर में, स्टमक में एक फायर, अग्नि रखा है, जिसे कहा जाता है जठर अग्नि। इट इज लिटरली अ फायर। और क्यों रखा है अग्नि को? अग्नि रखने का उद्देश्य क्या है? अगर हम देखें तो नॉर्मली अपने शरीर में पोषण जाने का केवल
ही रास्ता है अपने मुख से। तो इस रास्ते में, इस पोषण के रास्ते में अग्नि को रखा है। अग्नि इस सृष्टि की सबसे पवित्र वस्तु है। उसकी दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि अग्नि पचा सकती है, तो अन्न का पाचन आवश्यक है। और दूसरी विशेषता है कि अग्नि में पवित्र करने की, प्यूरिफाई करने की क्षमता है। जैसे सोना आग में जलाया जाता है तो वो पवित्र होता है, प्योर होता है। ठीक इसी तरह से जब हमें अच्छे से भूख लगी है और उस समय जब हम भोजन करते हैं, तो वो जो भी लिया हुआ भोजन है, आहार है, वो उस अग्नि में से जाएगा। जब अग्नि में से जाता है तो उसकी अंदर की सब अशुद्धियां जल जाएगी, पहली चीज। उसके साथ दूसरी चीज होती है कि उसका अच्छी तरह से पाचन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सुपाचित आहार शरीर में जाएगा और पोषण देगा। तो बहुत ही स्पष्ट है कि सबसे महत्वपूर्ण अग्नि है, आहार नहीं। तो ऐसा भी होता है कि जैसे अगर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है और आप दुनिया का सबसे सो कॉल्ड हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो आपका शरीर, आपका अग्नि ना तो उसे पचा पाएगा, ना ही उसके अंदर की अशुद्धियों को जला पाएगा। अगर आपको भूख नहीं, मीन्स अग्नि उतना सशक्त नहीं है। तो अंततः वो सबसे हेल्दी फूड भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर आपको बहुत भूख लगी है, भूख के मारे पागल हो रहे, खाने को कुछ मिलता नहीं है और सो कॉल्ड मोस्ट जंक फूड भी आप लेते हैं, तो भी क्या होगा? जैसे वो जंक फूड अग्नि के क्षेत्र में जाएगा, तो अग्नि उसके अंदर की सब अशुद्धियां जला देता है और साथ में उसका पाचन भी ठीक से होगा। तो उससे नुकसान नहीं होगा कभी आपको। हाँ, ये बात अलग है कि वो जंक खाने से आपके शरीर को पोषण कम मिलेगा, पर नुकसान निश्चित रूप से नहीं। जैसे अपने कुछ सीनियर सिटीजन हमेशा कहते हैं कि अग्नि भूख ऐसी होनी चाहिए कि आप जहर भी पचा सको, तो उसमें वास्तविकता है, ये सच्चाई है उसकी। सो अल्टीमेटली क्या है कि हम जो खाना खाते हैं, दैट इज नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज अग्नि। अग्नि जितना सशक्त है, उतनी ऊर्जा आपको अच्छे से मिलेगी, आपके शरीर को मिलेगी। ये है अग्नि की विशेषता। अच्छा, ये अग्नि की विशेषता क्या होती है? ये अग्नि सूरज के साथ चलती है। जैसे सूरज निकलता है, धीरे धीरे सूरज की शक्ति बढ़ती है दोपहर तक, दोपहर में सबसे अच्छी शक्ति होती है। ठीक उसी तरह से अपने अग्नि की शक्ति होती है। इसलिए सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करना चाहिए, भरपेट खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन में हम वैसे भी एक्टिव होते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता है। और साथ साथ जैसे जैसे अग्नि की शक्ति बढ़ रही है सूरज के साथ, तो जो भी खाया है वो सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। दोपहर में आपकी क्षमता के अनुसार, आप भूख के अनुसार आप खा सकते हैं, और दोपहर के बाद सूरज की शक्ति कम होती जा रही है, शाम तक तो एकदम से कम हो रही है। तो बहुत ही स्पष्ट है कि दोपहर के बाद हमें कम से कम खाना चाहिए, खास करके शाम को तो एकदम कम से कम। एंड इनफैक्ट इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि रात को 10 बजे के बाद अपना पाचन तंत्र केवल 15% काम करता है। तो बहुत ही स्पष्ट है कि रात को खाना कम से कम जितना हो सके उतना जल्दी खाना चाहिए। और आजकल ऐसा होता है कि अधिकतर लोग रात को ही बहुत सारा खा लेते हैं। अच्छा, भूख, अग्नि, उसकी एक विशेषता है कि वो एक नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रेरणा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। भूख कभी सिखाई नहीं जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा ही सही, अगर उसे भूख नहीं है और हम जबरदस्ती से फीडिंग कराने की कोशिश करें, तो वो नहीं लेगा, मुंह फेर देता है। मुंह में डालेंगे जबरदस्ती तो मुंह से भी निकाल देगा। तो उससे भी पता है कि भूख नहीं है तो नहीं खाना है, और जब भूख लगे तो वही बच्चा फटाफट लेगा, खाएगा भी। सो इट इज बेसिकली नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो बहुत ही स्पष्ट है कि हम सभी को उस प्राकृतिक प्रेरणा का हमेशा आदर करना चाहिए, और दुर्भाग्यवश हम अपने रूटीन में उसका हमेशा अनादर करते हैं। किस तरह से? देखिए, अधिकतर ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं केवल खाने का समय हो गया इसलिए। कभी ये नहीं सोचते हैं कि सच में कितनी भूख है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि खाने पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल भी भूख नहीं, और पर पसंद की सब्जी सामने आती है। तो पसंद की सब्जी सामने आते ही हम क्या करते हैं, जो रूटीन 2 रोटी खाते हैं उसकी जगह पे 4 रोटी भी हो जाती है बिना भूख के। इस तरह से अनादर होता है। इसके विपरीत भी अनादर होता है। कई बार ऐसे होता है कि हमें बहुत भूख लगी है पर काम में व्यस्त है, तो क्या सोचते हैं कि चलो पहले हम फटाफट काम खत्म करें, उसके बाद आराम से खाएंगे। पर जब तक हम काम खत्म करें तब तक क्या हो जाता है? भूख मर जाती है। दैट एपेटाइट इज नेचुरली कॉम्प्रोमाइज्ड। और काम खत्म होने के बाद मन में क्या इंप्रेशन है कि बहुत कड़ी भूख लगी थी, और वस्तुतः भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस इंप्रेशन के साथ बहुत सारा खा लेते हैं। इस तरह से भी भूख का अनादर करते हैं। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण है, आगे के एक स्लाइड में हमें पता चलेगा कि ये भूख अग्नि कितना महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। तो बहुत ही स्पष्ट है कि
एक बहुत ही अच्छा सुभाषित है संस्कृत साहित्य का, एक उच्च कोटि का उदाहरण है संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत साहित्य का। अगर आप दोनों ये लाइंस देखिए तो सेम दिखेंगे कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणैः। नीचे के लाइन भी बिल्कुल सेम है, पथ्ये, बस यहाँ अंतर है अ का, यहाँ पे अ जोड़ दिया है, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणैः। इसका अर्थ है कि जो इंसान बहुत अच्छी तरह से आहार और विहार का पालन करता है उस व्यक्ति को कभी भी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो व्यक्ति इस तरह से पथ्य का पालन नहीं करेगा, आहार विहार का पालन नहीं करेगा, तो उसे कोई औषधि भी बचा नहीं सकती, ना ही कोई सहायता कर सकती है। अब आते हैं हम विहार चिकित्सा पे, लाइफस्टाइल चेंजेस। वैसे आयुर्वेद ने स्पष्ट रूप से एक दैनंदिन डेली रूटीन और ऋत्वीय सीजनल रूटीन बताया है। जैसे सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक का पूरा हर एक प्रक्रिया, हर एक जो भी हम कामकाज करते हैं वो किस तरह से होना चाहिए उसका बहुत ही विस्तार से वर्णन है। उसी तरह से अलग अलग सीजन, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म, वसंत ऋतु चाहिए, उस पर भी एक बहुत विशेष गाइडलाइंस दिए है आयुर्वेद ने। एक विशेष महत्वपूर्ण वस्तु खास यहाँ पे विहार चिकित्सा से संबंधित, जब भी हम किसी पेशेंट को पूछते हैं हमारे यहाँ पे ओपीडी में कि आप व्यायाम करते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं, तो सभी बोलते हैं हाँ हम आसन करते हैं या फिर योगा करते हैं। आजकल वैसे भी कोई योग नहीं करता है, सभी योगा ही करते हैं। तो ये जो योग है उसमें आसन, आसन की बहुत ही स्पष्ट व्याख्या महर्षि पतंजलि ने दी हुई है कि स्थिरम सुखम आसन। शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें आप स्थिरता से या सुख से रह सकते हैं वो है। और जबकि व्यायाम की व्याख्या जिस तरह से दी गई आयुर्वेद में वो है शरीर आयास जनकम कर्मम व्यायाम, जिससे कष्ट हो, पसीना निकले, वो व्यायाम है। और ये व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है शरीर को ठीक से चलाने के लिए। तो हम लोग ये नहीं करते, जबकि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये अंतर हमें समझना है, योग भी करना है पर साथ में एक अच्छी तरह से एक्सरसाइज, व्यायाम भी आवश्यक है। अच्छा, आजकल सभी की एक समस्या है कि सब लोग बहुत अधिक बिजी है, बहुत अधिक, किसी को भी पूछते तो बहुत बिजी है, असल में बेकार की चीजों में बिजी रहते हैं। तो कोई बहुत अच्छा एक सेइंग है, कहा गया है कि द पर्सन हु कैन डिराइव द 25th hour from their busy 24 hours for themselves are the most successful person। सबसे यशस्वी कौन है? तो अपनी 24 घंटे की बिजी लाइफ से खुद के लिए जो 25वां घंटा निकाल सकता है वह व्यक्ति सबसे यशस्वी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबको सीखने जैसा है कुछ इसमें से। अच्छा, अब तक हमने जो आहार और विहार देखा उसका क्या महत्व है, क्यों इतना विशेष रूप से देख रहे थे हम उसे? तो आयुर्वेद ने इतने हजारों साल पहले एक बता के रखी हुई चीज जिसको खले कपोत न्याय कहते हैं या लॉ ऑफ सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। इसका अर्थ क्या है? जैसे अपने शरीर के अलग अलग अंग है, कंपोनेंट्स है, जिसको आयुर्वेद में धातु कहा जाता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद। तो इन सबको पोषण चाहिए। तो जब हम खाना खाते हैं या भोजन लेते हैं तो उस समय हम ये सोच के तो नहीं खाते हैं ना कि मेरे ब्लड के लिए मुझे थोड़ा सा आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए, बोन्स के लिए मिनरल्स चाहिए, ये सोच के नहीं लेते हम। तो एक कलेक्टिव, एक संपूर्ण आहार लेते हैं। अच्छा, जो आहार लिया जाता है उसमें से अपने शरीर के अलग अलग कंपोनेंट्स, उसमें से उनको जो चाहिए वो चुन चुन के लेते हैं। जैसे मसल्स मेनली प्रोटीन लेंगे, ब्लड आयरन, फिर प्रोटीन, फिर बोन्स में कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब वो चुन चुन के लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। तो ये लॉ अच्छी तरह से चलने के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें होती है, वो होता है अग्नि अर्थात भूख, और दूसरा होता है व्यायाम, एक्सरसाइज। इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हम रूटीन में देखते हैं हमारे प्रैक्टिस में। जैसे हमारे पास काफी सारी स्त्रियां, महिलाएं आती है जो बहुत ही उच्च वर्ग से है, उनके खाने पीने में कोई चीज की कमी नहीं होती है, सब कुछ है, बट स्टिल उनके जब टेस्ट किए जाते तो बहुत सारे डेफिशिएंसीज मिलते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी मिलेगी, आयरन डेफिशिएंसी मिलेगी, B12 के डेफिशिएंसी मिलेगी, D3 डेफिशिएंसी मिलेगी, ये सब डेफिशिएंसी, जबकि उनके खाने में कोई कमी नहीं है। और उनका लाइफस्टाइल वैसे ही होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज की बिल्कुल कमी है, एक्सरसाइज नहीं के बराबर होती है लाइफस्टाइल में। तो उसके परिणाम स्वरूप ये लॉ ऑफ सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि उसका विपरीत हम देखते हैं, जैसे लेबर क्लास, जो मजदूरी करने वाली स्त्रियां होती है, उनके खाने में तो कोई चीज नहीं होती है ढंग की। उनको तो क्या, उनके बच्चों को भी दूध कभी पीने के लिए नहीं मिलता है महीनों तक, पर फिर भी ऐसे स्त्रियों में कभी कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं मिलती है देखने के लिए।
क्योंकि उनके जो शारीरिक जो भी कुछ है कसरत या जो भी कामकाज करते हैं वो काफी अधिक है, जिसके कारण उनका अग्नि बहुत अच्छा होता है, व्यायाम भी हो रहा है, तो उनके शरीर की क्षमता ऐसी होती है कि वो जो भी कुछ खा रहे हैं उसमें से उनका शरीर हर एक चीज चुन चुन के ले लेता है। जैसे आप सभी को पता है, जैसे कोई गाय या भैंस है जंगल में, वो भी खास करके गर्मी के दिनों में जंगल में जाती है खाने के लिए, सूखे पत्ते खा के आएगी, पर फिर भी एकदम अच्छी तरह से मलाई वाला फैट वाला दूध देती है। तो ईश्वर ने अपना शरीर कुछ इस तरह से बनाया कि अपने शरीर में वो पूरी क्षमता है कि हम जो भी लेंगे उसमें से अच्छी तरह से चुन चुन के ले लेता है। तो यही लॉ ऑफ सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन है, उसे अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए ये पहला वाला आहार अर्थात अग्नि अर्थात भूख और विहार व्यायाम, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये समझने के लिए ये था। और ये जब डिस्टर्ब होता है तो इसकी सहायता करने के लिए भी पंचकर्म बहुत ही सहायता करेगा हमें। अगला अंग है शमन चिकित्सा, जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, या मेडिसिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो इसमें अलग अलग सोर्सेस के मेडिसिन होते हैं, जैसे वनस्पतियों से है, जैसे जूसेस, पाउडर्स या डिकॉक्शन। फिर एनिमल से काफी सारी औषधियां मिलती है, जैसे मध है, शहद है, वैक्स, घी। मिनरल से भी काफी सारे मेडिसिन आयुर्वेद में होते हैं। तो इन सब की विशेषता क्या है? मेडिसिन चिकित्सा की विशेषता यही है कि we never treat a disease only, but at the same time we try to restore the perfect health। केवल डिसीज की चिकित्सा, व्याधि की चिकित्सा ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो उससे महत्वपूर्ण है कि बहुत अच्छे से एक उत्तम स्वास्थ्य हमें पुनर्स्थापित करना है, ये विशेषता है आयुर्वेद मेडिसिन की। अब आते हैं हम चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग पंचकर्म पे। क्या है पंचकर्म? एक शब्द में डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई। क्यों करना? एक उदाहरण के साथ समझते हैं इसे हम। देखिए, जैसे हम लोग रोज अपना घर साफ करते हैं, रोज साफ करते हैं, फिर भी जब कभी घर में कोई त्योहार है या शादी है, उस समय जब घर पूरी तरह से साफ करते हैं तो अंदर से बहुत सारा कचरा निकलता है। रोज साफ करते हैं फिर भी बहुत सारा कचरा निकलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अपने शरीर से बहुत सारा कचरा रोज अलग अलग रूप में निकालते जाते हैं, जैसे यूरिन, स्टूल्स, स्वेट, गैसेस, इन सब रूप में अपने शरीर से बहुत सारा कचरा रोज का रोज निकलता है, पर फिर भी थोड़ा कुछ अंदर रह जाएगा, और ये जो रह जाता है वो धीरे 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 सालों तक जमा हो जाएगा। देखिए, हम अपना घर तो रोज साफ करते हैं, गाड़ी है तो उसका रेगुलर सर्विस भी करेंगे, लेकिन अपने शरीर की सफाई के बारे में कभी सोचते ही नहीं। और ऊपर से एक मनुष्य का शरीर जो बनता है वो बस पाइप से बना है, अबजो पाइप, दूसरा कुछ नहीं है, जिसको आयुर्वेद शास्त्र में स्रोतस कहते हैं, या फिर ये जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें कहा जाता है माइक्रो चैनल्स। तो जैसे आप ये जो पाइप है मुंह से लेके नीचे तक, ये लगभग 22 फीट लॉन्ग पाइप है, 22 फीट लंबी पाइप। तो आप समझ सकते कैसे कितने सारे पाइप और पाइप और पाइप है, दूसरा कुछ नहीं शरीर में। तो बहुत ही स्पष्ट है कि जो भी कचरा शरीर में जमा होकर बैठा है वो धीरे धीरे ये पाइप में बसने लगेगा। जब पाइप में बसने लगेगा तो उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं। तो सबसे पहला दुष्परिणाम क्या होता है कि ये कचरे की वजह से धीरे धीरे अलग अलग स्तर पर कुछ ब्लॉकेजेस बनने शुरू हो जाएंगे, कुछ रुकावटें शुरुआत हो जाती है। और ये जो ब्लॉकेजेस या रुकावटें बनती है तो उसके कुछ दुष्परिणाम है। सबसे पहला दुष्परिणाम, जो भी पोषण हम लेते वो पोषण न्यूट्रिशन शरीर के हर अंगों तक ठीक से पहुंच नहीं पाएगा। तो बहुत ही स्पष्ट है कि जिन अंगों तक पोषण ठीक से मिल नहीं पा रहा है उन अंगों में धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगेगी, वीकनेस बढ़ने लगेगी। और इसी को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है प्रोसेस ऑफ एजिंग। तो बहुत ही स्पष्ट है कि मोर द रेट ऑफ ब्लॉकेजेस, मोर द रेट ऑफ एजिंग। जिनके शरीर में ब्लॉकेजेस अधिक से अधिक है तो उनका एजिंग का रेट भी उतना ही अधिक होगा। ये पहला दुष्परिणाम। दूसरा दुष्परिणाम क्या होता है कि जिस तरह से कोई न्यूट्रिशन शरीर के हर अंगों तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक उसी तरह से शरीर के अन्य अलग अलग अंगों में जो भी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है वो वेस्ट भी तो वहां से निकल के उनके ऐसे अंगों तक जो कि उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वहां तक ठीक से पहुंच नहीं पाता है। तो वो क्या होता है कि दैट एड्स अप टू इनिशियली कलेक्टेड वेस्ट, तो और वेस्ट बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होगा। फिर क्या होता है तीसरा दुष्परिणाम,
आखिर ये शरीर में जो भी जमा होके बैठा है वो तो कचरा ही है, कोई अच्छी चीज तो है नहीं, वो खराब ही है। तो कुछ समय के बाद वो कचरा और खराब होके उसमें से कुछ जहर बनने लगते हैं, टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स क्या करेंगे, शरीर का जो भी नॉर्मल कामकाज होता है उसको धीरे धीरे बिगाड़ने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करने लगेंगे। और वैसे भी इनका असर सबसे पहले और सबसे अधिक वहीं पर दिखता है जहां पर सबसे पहले मतलब सबसे अधिक कमजोरी है, वीकनेस है, तो वहां पे बहुत आसानी से असर दिखेगा। तो शुरुआत में कुछ छोटी मोटी समस्याएं दिखना शुरू होता है, इनको ही अनदेखा करें तो आगे जाके भविष्य में यही बड़ी बड़ी बीमारियों का भी रूप ले सकते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट है कि हमें एक बार शरीर की बहुत अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, जितना हो सके उतना जहर, जितना हो सके उतना कचरा साफ करना चाहिए। ये भी क्यों करना है, क्योंकि अगर ये ना करें हम और केवल औषधियों के साथ शुरुआत करें तो ये औषधियां भी वो जहां पे पहुंचना चाहिए, उनका असर जहां पे होना चाहिए उन क्षेत्रों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि रास्ते में रुकावटें हैं। और एक बार हम शरीर साफ करें अच्छी तरह से, जितना हो सके उतना जहर कचरा निकाल दे, सिस्टम क्लियर हो जाए, उसके बाद ये औषधियां भी बहुत कम से कम डोसेस में बहुत ही उत्तम कार्य करती है। इसलिए पंचकर्म आवश्यक है। तो इस तरह से एक पंचकर्म का, पंचकर्म करने से होता क्या है एग्जैक्टली तो रिस्टोरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो हम बात कर रहे थे कि 3 दोष आयुर्वेद के। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अधिकांश लोग मिसलीड होते हैं, गलत दिशा में जाते हैं जब इनके नाम सुनते हैं, वात पित्त कफ। असल में ये 3 ऊर्जाएं हैं शरीर की, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जो शरीर के पूरे नॉर्मल कामकाज, शरीर और मन दोनों के भी नॉर्मल कामकाज चलाती है। और ये जब डिस्टर्ब होती है ऊर्जाएं, तब जाके अनेकविध व्याधियां उत्पन्न होती है। इसलिए ये सब जो दोष है, ये ऊर्जाएं हैं, इनका संतुलन बहुत ही आवश्यक है। तो जैसी ऊर्जा संतुलित होती है, बाकी स्वास्थ्य अपने आप अपनी जगह पे स्थापित हो जाता है। अच्छा, पंचकर्म, अधिकांश लोग हम देखते हैं उनका मानना ऐसा होता है कि ये मसाज और स्टीम यही पंचकर्म है, पर वस्तुतः वास्तविकता ये है कि इन्हें अभ्यंग और स्वेदन को पूर्व कर्म या प्री प्रोसीजर माना जाता है। हम जब भी किसी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो टॉक्सिन्स निकाले, तो टॉक्सिन्स के लिए तो उस इंसान का शरीर अर्थात उनका घर है, तो घर तो आसानी से छोड़ेगा नहीं कोई भी। तो उस टॉक्सिन्स को अच्छे से निकालने के लिए, प्रेम से शांति से निकालने के लिए उस इंसान के शरीर को हमें तैयार करना है। और वो तैयारी होती है इन दोनों से की जाती है, अभ्यंग और स्वेदन। तो अभ्यंग आयुर्वेदिक क्लासिकल थेराप्यूटिक मसाज, ये बहुत ही विशेष पद्धति से किया जाता है। वैसे स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी अभ्यंग का बहुत ही बड़ा महत्व है, आप रोज भी अभ्यंग कर सकते हैं खुद अपने हाथों से। फिर आता है स्वेदन, मेडिकेटेड स्टीम या फर्मेंटेशन। तो जैसे यहाँ मेडिकेटेड स्टीम बात देख सकते हैं, यहाँ पे वो पाइप से स्टीम दी जा रही है लोकली। ये है षष्टिक शाली पिंड स्वेद, एक प्रकार का पिंड स्वेद किया जाता है अलग अलग कंडीशंस में। और ये भी है पत्र पिंड, पूर्ण पिंड। तो ऐसे अलग अलग स्वेदन के प्रकार। तो इन दोनों से हम उस इंसान का शरीर तैयार करते हैं वो विशिष्ट पंचकर्म के लिए। अभी पंचकर्म नाम स्वयं ही दर्शाते हैं कि वहां पे 5 अलग अलग कर्म है पंचकर्म। तो उनके नाम कुछ इस तरह से, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, ये 5 प्रक्रियाएं हैं पंचकर्म में। एक एक विस्तार से देखते हैं। अभी वमन, वमन की विशेषता ये है कि वमन से शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊर्ध्व भाग, वहां का शोधन मतलब सफाई होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। खास करके ये ऊपरी हिस्सा पूरा, वहां जो भी जहर कचरा है वो वहां से निकल जाता है। तो इससे क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे कि इसकी उपयोगिता क्या है। वैसे वमन के लिए काफी लंबा समय चाहिए, कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। तो पहले स्नेहपान अर्थात एक औषधि युक्त घी पिलाया जाता है पेशेंट को 7 दिन। फिर 7 दिन के बाद फिर उस पेशेंट का अभ्यंग और स्वेदन किया जाता है, और उसके बाद वमन कराया जाता है। वैसे काफी लोग इससे डरते हैं, पर असल में ये भी बहुत सिंपल प्रोसीजर, अगर प्रॉपरली किया जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती है। तो खास करके जो कफ दोष है, जो कफ ऊर्जा है, उसकी जो इम्बैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यह सबसे बेस्ट चिकित्सा है। खास करके रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, जैसे क्रॉनिक राइनाइटिस, कफ, अस्थमा, स्किन डिसीजेस, सोरियासिस, पिंपल्स, ऐसे कंडीशन के लिए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसीजेस, पाचन तंत्र के विकार, जैसे एसिड पेप्टिक डिसीज, एसिडिटी, अग्निमांद्य है, मतलब भूख का कम हो जाना, और इनडाइजेशन, अजीर्ण, इसमें इसका काफी अच्छा लाभ होता है।
अभी विरेचन, विरेचन खास करके शरीर के मध्य भाग में जो भी कुछ जहर या कचरा है उसको साफ करने के लिए किया जाता है विरेचन। विरेचन की विशेषता यह कि ओरली मेडिसिन लिया जाएगा और वो मेडिसिन पूरा अंदर का जहर कचरा लेके नीचे के रास्ते से शरीर से बाहर जाएगा। अच्छा, इट इज इंड्यूस कंट्रोल परगेशन, ये कोई ऐसा अनकंट्रोल नहीं होता है। इसके लिए भी पहले 7 दिन तक स्नेहपान अर्थात औषधि युक्त घी पिलाया जाता है। उसके बाद फिर मसाज, स्टीम, अभ्यंग स्थिदन करके 1 दिन का ही विरेचन, वमन भी 1 ही दिन में होता है, विरेचन भी 1 ही दिन में होता है, पर उसके पहले की प्रिपरेशन काफी लंबी होती है। विरेचन खास करके पित्त दोष, पित्त ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे अस्थमा में, स्किन, बहुत सारे स्किन कंडीशन में इसका बहुत अच्छा फायदा देखा जाता है। फिर डिसीजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके लिए पाचन तंत्र के भी विकारों में इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। फिर रक्त दुष्टि होने के कारण बहुत सारे जैसे मल्टीपल बॉइल्स, रिकरेंट बॉइल्स वगैरह, वो भी इससे अच्छी तरह से क्योर हो जाते हैं। फिर जैसे ग्लूकोमा में भी इसके बहुत अच्छे सुंदर परिणाम देखे गए हैं। फिर पैरालिसिस है, जॉन्डिस है, और इसके अलावा खास करके डिसलिपिडेमिया, जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, विरेचन करने के बाद उसमें बहुत ही अच्छा परिणाम हमने देखा है। नेक्स्ट है बस्ती। बस्ती में गुदा के रास्ते से औषधि अंदर डाली जाती है। अभी इसी के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट रबर ट्यूब होता है, एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन, वो भी केवल 1.5 से 2 इंच जितना गुदा से अंदर डाले जाते हैं और उससे वो मेडिसिन अंदर डाली जाती है। अब ये मेडिसिन क्या करती है कि शरीर का जो अधो हिस्सा, मतलब नीचे वाला हिस्सा है, उसमें से सभी कचरा और जहर लेके बाहर जाती है। वैसे बस्ती के 2 प्रकार होते हैं, एक रात को दिया जाता है, एक सुबह दिया जाता है। रात को दिया जाता है उसे अनुवासन बस्ती कहते हैं। ये जो मेडिसिन है वो पूरी रात आंतों में ही रहती है, इससे कोई लूज मोशन, डायरिया ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरी रात मेडिसिन अंदर ही रहेगी पेट। इनफैक्ट वहां से एब्सॉर्ब होकर उसका इफेक्ट पूरे शरीर में फैलता है, फिर पूरे शरीर में जहां पे भी जहर, कचरा, जो कुछ भी है उसको अलग करके धीरे धीरे वो पेट में लाता है, इंटेस्टाइन में लेके आएगा और दूसरे दिन पेट साफ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से सुबह का बस्ती होता है। उसका रात का जो बस्ती होता है जनरली उसकी मेडिसिन जो होती है वो ऑयल बेस होती है, और सुबह का जो बस्ती होता है उसकी मेडिसिन जो होती है वो एक वाटर बेस्ड मेडिसिन होती है। उसमें भी ऑयल तो आता ही है, एटलीस्ट 1/4 पार्ट उसका ऑयल बेस रहेगा ही रहेगा, तो उसकी मात्रा लगभग 1 लीटर जितनी होती, तो वो मेडिसिन अंदर जाएगी, वो अंदर रुकती नहीं है। रात के बस्ती ने जो भी जहर कचरा जमा किया है उसको लेके वो फ्लश होके निकल जाएगी, उसे निरोह बस्ती या आस्थापन बस्ती कहते हैं। तो ये दोनों मिला के बस्ती का कोर्स होता है, उसके अलग अलग कोर्सेस आवश्यकता के अनुसार होते हैं। वैसे इसमें भी जब बस्ती चलता है तो अभ्यंग और स्वेदन साथ में चलता ही है। फिर इसकी विशेषता है कि खास करके वात या वायु ऊर्जा, वायु दोष के नियंत्रण के लिए या फिर उसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पैरालिसिस है, फेशियल पैरालिसिस, पार्किंसन डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कन्वर्जेंस, फिर बहुत सारे जॉइंट डिसऑर्डर्स या बोन्स के डिसऑर्डर्स, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर, सयाटिका, फिर ओस्टियोपोरोसिस, फिर डिसीज ऑफ मसल्स लाइक फाइब्रोमाइल्जिया, मसल वास्टिंग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर जैसे खास करके कॉन्स्टिपेशन, फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसके बहुत सुंदर परिणाम देखे गए हैं। तो ये है बस्ती। इनफैक्ट आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि बस्ती चिकित्सा आयुर्वेद की आधी चिकित्सा है, और प्रैक्टिकली भी देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है कि जैसे हमने पहले वमन या विरेचन देखा, उसके लिए काफी लंबा समय देना पड़ेगा, पूरा आराम करना होता है, जबकि बस्ती के लिए लगभग आपका नॉर्मल रूटीन संभालते हुए भी आप इसे सुबह शाम कर सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, विदाउट मच रेस्ट्रिक्शंस। अगला है नस्य। तो नस्य में नाक में कुछ औषधियों की बूंदे डाली जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेजल ड्रॉप्स आफ्टर प्रॉपर हेड, फेस एंड नेक मसाज। तो हेड, फेस और नेक का मसाज करके, फर्मेंटेशन करके फिर ये किया जाता है जब हॉस्पिटल में करते हैं या पंचकर्म सेंटर में करते हैं। तो इसकी विशेषता उपयोगिता है क्रॉनिक कोल्ड, जैसे जूनी सर्दी कहते हैं ना, उसमें इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आती है, उनमें भी, स्ट्रेस, तनाव रहता है हमेशा। इनफैक्ट आयुर्वेद का नस्य अर्थात एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस की ट्रीटमेंट के लिए एक हथियार है, बहुत ही कारगर, रामबाण कह सकते हैं इसे, नस्य। फिर इसके अलावा टू मेंटेन एंड इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स। पंच ज्ञानेंद्रिय जो होती है, 5 सेंसेस, वो यहाँ पे पूरे सीमित है, यहाँ पे बसे हुए सब, तो उनका काम बनाए रखने के लिए, अच्छी तरह से सुधारने के लिए भी
इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। उसके साथ मेमोरी को, स्मृति को इम्प्रूव करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है, खास करके नेक और शोल्डर के स्टिफनेस में भी इसका लाभ। जब हॉस्पिटल में करते थे इस तरह से चेहरे का, हेड का और नेक पर अभ्यंग स्वेदन करके इस तरह से है। जैसे नाक का जो बीच का पर्दा होता है उसे टच करके मेडिसिन अंदर छोड़नी होती है, वो भी बहुत धीरे धीरे से, प्रेम से। फिर नाक बंद करके, नाक से एक नाक बंद करके नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे ताकि मेडिसिन और अंदर अच्छे से फैल जाए। और उसके बाद हल्के से नाक के आजू बाजू के जो साइनसेस होते हैं, पैरा नेजल साइनसेस पे हल्के हाथ से जेंटल मसाज किया जाता है। और फिर नस से करते समय खास करके अभ्यंग स्वेदन करके हाथ एक दूसरे पे मलने होते हैं। और ये पूरा होने के बाद गर्म पानी से गार्गलिंग या कुल्ला कर किया जाता है नस से। अब ये विशिष्ट चिकित्सा जब होती है किसी डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए जब करते हैं तो ये पूरा विधिवत करना होता है, चेहरे पे अभ्यंग स्वेदन सब कुछ करके। अच्छा, नस्य की सबसे विशेष बात यह है कि नस्य आप रोज घर पे भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में नस्य को नित्य क्रम का स्थान दिया है। नित्य क्रम मतलब जो रोज किया जा सकता है। तो रोज जब करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, एक ड्रॉपर बॉटल में आप या तो गाय का घी या तिल का तेल ले लीजिए, उसको एक कप में अच्छे से गर्म पानी लेके उसमें रखना है गर्म करने के लिए। कितना गर्म हुआ है ये आपके नाक को टच करके आप देख सकते हैं। नाक को टच कीजिए तो आपको पता चले कितना गर्म है। ठंडा नहीं होना चाहिए और काफी अधिक गर्म भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिर को थोड़ा से नीचे टिल्ट करके जो ड्रॉपर का नोजल है वो नेजल सेप्टम, नाक के पर्दे को टच करके उसकी बूंदे डालनी है। 4-4 बूंदे दोनों नाक में डाल सकते हैं आप। और उसके बाद फिर एक हल्के हाथ से जेंटल मसाज करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं, नस से आप रोज भी कर सकते हैं। जिन खास करके शीत ऋतु में, ठंड काल में तिल के तेल से करना है। जब गर्म है तो उस समय गाय के घी से किया जा सकता है इसे। जिन लोगों को सर्दी जैसा रहता है उनको तिल के तेल से करना चाहिए, जिन लोगों को सर्दी जैसा नहीं होता है वो गाय के घी से भी कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा लाभ होता है, हम लगभग रोज करते हैं नस्य। अगला पंचकर्म का हिस्सा है रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग। तो इसमें दिखाया है कि जलों का एक लीच यहाँ लगाई है, ये लीच ब्लड सक करती है। वैसे कहा जाता है कि लीच इम्प्योर ब्लड ही सक करेगी। इसके अलावा भी काफी सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं ब्लड लेटिंग के, रक्त मोक्षण के। ये बहुत ही स्पेसिफिक व्याधियों में किया जाता है, डिसीज में किया जाता है। इसके पहले भी प्रॉपर स्नेहपान, अभ्यंग स्वेदन सब करना होता है। तो बहुत सारे स्किन कंडीशंस में इसका बहुत अच्छा लाभ दिखाई देता है। और विशेष रूप से ब्रेस्ट एब्सेस की जो पहली स्टेज है, स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, उस स्टेज में अगर ये अप्लाई करते हैं, लीच अप्लाई करते हैं, तो वो ब्रेस्ट एब्सेस वहीं पे पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आगे का जो भी ब्रेस्ट का आगे का जो कंडीशन होती है जिसमें सर्जरी करना पड़ता है, एब्सेस ड्रेन करना पड़ता है, वो सब बच जाएगा और अगली स्कारिंग भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है लीच थेरेपी की। फिर एलोपेशिया, जैसे गुच्छों में बाल निकलते हैं एक एक जगह की पूरा, ऐसे कंडीशन में भी इसका अच्छा लाभ होता है, रक्त दृष्टि में भी। और गाउटी आर्थराइटिस या गाउट में भी इसका काफी अच्छा लाभ देखा गया है। अच्छा, जहां तक पंचकर्म का प्रश्न है, ऐसा नहीं कि केवल डिसीज ट्रीटमेंट के लिए ही पंचकर्म होता है। पंचकर्म तो हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी किया जाता है। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पंचकर्म बताए हैं। जैसे वसंत ऋतु अर्थात जब होली होती है उस समय, ठंड शुरू होके गर्मी शुरू हो रही है, ठंड खत्म होके गर्मी शुरू होती है, तो बीच का जो समय है वो कहा जाता है वसंत ऋतु। तो दैट इज द सीजन ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे पूरी प्रकृति एक्सप्रेस कर रही है, पूरे फूल खिलते हैं वगैरह वगैरह सब, तो उसी तरह से एक्सप्रेशन का है। तो ये जो ऊपरी हिस्से में, शरीर के ऊपरी हिस्से में जो भी कुछ जहर कचरा है वो नेचुरली एक्सप्रेस होने लगता है, तो उसे बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए वमन वसंत ऋतु में। शरद ऋतु में विरेचन। वैसे वसंत ऋतु कफ जो दोष है, कफ जो ऊर्जा है, उसके डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा समय है। मतलब उस समय ये डिस्टर्बेंस सबसे अधिक होता है कफ दोष का। उसी तरह से शरद ऋतु होता है अक्टूबर हीट जिसे कहते हैं हम। बारिश खत्म होके ठंड की शुरुआत होती है। जनरली ये आता है नवरात्रि के आसपास।
अक्टूबर हीट, हमें पता है कि अक्टूबर में एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी, दैट इज अक्टूबर हीट। तो उस समय खास करके पित्त ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, तो पित्त ऊर्जा को संतुलित करने के लिए विरेचन किया जाता है, वो करना चाहिए शरद ऋतु में अक्टूबर हीट के समय। फिर है वर्षा ऋतु। ये ऋतु होता है विशेष, जैसे अभी जो शुरू होगा, जस्ट बारिश शुरू होते ही, यह है वर्षा ऋतु। इस ऋतु में वायु या वात ऊर्जा जो है वो डिस्टर्ब होती है, उसका इम्बैलेंस होता है, तो इसको फिर से इक्विलिब्रियम करने के लिए बस्ती किया जाता है। बस्ती चिकित्सा उसकी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, तो बस्ती खास करके वर्षा ऋतु में, ये सब स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम देख रहे हैं। नशे तो रोज कर सकते हैं, वो भी देखा हमने। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स है जिनको आजकल पंचकर्म के नाम पे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं इसका। पर शिरोधारा एक ऐसी एक यूनिक और स्पेशलाइज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे लाभ देखे गए हैं टू सेट द इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड। जैसे जिनको काफी ऐसे बहुत सारे अनावश्यक विचार आते हैं, थॉट्स, कंटिन्यूअस थॉट्स है, कितना भी प्रयास करते फिर भी उनको रोकना कठिन हो जाता है, या डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, हेयर प्रॉब्लम्स है, तो इस सब में शिरोधारा से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ ट्रीटमेंट्स है, जैसे कर्णपुरन। तो कर्णपुरन मतलब कान में कुछ औषधियां भरी जाती है ऑयल बेस पर, ये बहुत ही स्पष्ट है कि किसी चिकित्सक के देखरेख में ही करना चाहिए, खुद होके नहीं करना चाहिए। उसी तरह से नेत्र तर्पण, खास करके रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे का नंबर कम करने के लिए बच्चों में इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। चश्मे का नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है बच्चों में नेत्र तर्पण करने से। आंख के आजू बाजू ऐसा एक उड़द के आटे का ऐसा एक बनाया जाएगा सर्कल, उसके अंदर वो एक मेडिकेटेड घी होता है, वो भर के उसको रखा जाता है 10 मिनट तक। उसी तरह से कुछ और स्पेशल ट्रीटमेंट्स है, उसमें आता है हृदय बस्ती, मन्या बस्ती, कटी बस्ती, जानू बस्ती। जैसे हार्ट को स्ट्रेंथनिंग के लिए हृदय बस्ती करते हैं। ये सब वर्टिब्री और उसके जो संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं, मनका के विकार, उसमें ये और ये कटी बस्ती और मन्या बस्ती करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट में जानू बस्ती करते हैं। इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है स्थानिक चिकित्सा का, वहां का दर्द बहुत सिग्निफिकेंटली और जल्दी कम हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि पंचकर्म के विशेष लाभ कौन से डिसीजेस में मिलते हैं, कहाँ पे द रिजल्ट्स आर प्रॉमिसिंग ऑफ पंचकर्म। तो सबसे पहला आता है ऑटोइम्यून डिसीजेस। ये एक ऐसी श्रेणी है व्याधियों की, इसके लिए कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज तक तो नहीं है, जहां तक एलोपैथी मेडिसिन का सवाल है। और आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छा उत्तर है, वो है पंचकर्म। जैसे सोरियासिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब कंडीशंस के लिए बहुत ही उत्तम परिणाम मिलते हैं पंचकर्म से। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे हार्ट डिसीजेस, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर है आयुर्वेद का। फिर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, डिमेंशिया, लिपिड प्रॉब्लम, ये सब में पंचकर्म से काफी अच्छा लाभ मिलता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्था के अलग अलग डिसीज जैसे अस्थमा है, इसमें बहुत अच्छे परिणाम इससे मिलते हैं। फिर पाचन और लीवर के विकार, इसमें भी आयुर्वेद और पंचकर्म से बहुत अच्छा फायदा होता है। डिसीजेस ऑफ जॉइंट एंड बोन्स, जॉइंट्स और बोन्स के सभी व्याधियों में पंचकर्म से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। फिर स्किन कंडीशंस, बहुत सारे स्किन कंडीशंस है, जैसे अर्टिकेरिया, एक्जिमा, सोरियासिस, लाइकन प्लैनस, एक्ने, ये सब में पंचकर्म से बहुत ही उत्तम परिणाम मिलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है कॉन्स्टिपेशन। काफी सारे लोग इससे परेशान होते हैं और काफी सारे लोग अलग अलग औषधियां खाते हैं, चूर्ण खाते हैं सालों से, पर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है। उसकी वास्तविकता ये है, समझिए इसे, कि कहा गया है कि किसी भी इंसान को भूख लगना, उसके बाद जो भी हम खाते हैं उसका पाचन होना और उसके बाद पेट साफ होना, ये तीनों चीजें प्राकृतिक है, कुदरती है, और वो प्राकृतिक ही होनी चाहिए, कुदरती ही होनी चाहिए, किसी प्रकार के सपोर्ट के बगैर, किसी प्रकार के मेडिसिन के बगैर। और दुर्भाग्यवश लोग सालों तक कुछ न कुछ चूर्ण खाते रहते कॉन्स्टिपेशन के लिए। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे हमें काफी सारे पेशेंट्स है, इवन बच्चे भी आजकल बहुत बुरी तरह से कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं। तो ये सभी में खास करके बस्ती चिकित्सा से बहुत अच्छा लाभ होता है, कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से मिट जाता है। बस्ती की यही विशेषता है कि वो मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करती है, और जैसे नॉर्मलाइज हो जाता है तो ये सब कुछ चीजें नॉर्मली अच्छी तरह से होने लगेगी। इसके अलावा जैसे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्त्रियों की समस्याएं हैं, जैसे हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ओवेरियन सिस्ट है, वजाइनल इन्फेक्शंस,
पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम है, फाइब्रॉइड से, इसमें भी आयुर्वेद चिकित्सा खास करके पंचकर्म से बहुत अच्छा लगता है, और साथ में इनफर्टिलिटी में भी। फिर बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मानसिक विकार, तो इनमें भी पंचकर्म से बहुत अच्छा लाभ होता है। पंचकर्म से एक विशेषता होती है कि पंचकर्म में हमने देखा कि शरीर में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, तो आयुर्वेद की दृष्टि से वो एक तमो गुण आ जाता है, और रजोगुण, दो गुण का ये दोष है वैसे तो, तम और रज, तो उनको निकाल के जब सफाई होती है तो सात्विकता आ जाती है। तो इस तरह से ये पंचकर्म से ये संभव होता है और बहुत अच्छा लाभ उसमें मिलता है। इसके अलावा आजकल की सबसे बड़ी समस्या जो है, जिसे कहा जाता है लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर्स, जिस तरह की लाइफस्टाइल सब लोगों की है ओवरऑल, तो उसके चलते बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों को मिलती है। तो उन समस्याओं को का निराकरण भी पंचकर्म से बहुत ही अच्छी तरह से होता है। अच्छा, ये सब के अलावा खास करके बहुत सारे यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे यहाँ लंबा लिस्ट दिया है, जैसे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, प्रोस्टेट है, रिकरेंट बार बार होने वाला यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, हाइपोटोनिक ब्लैडर, ये सब कंडीशंस ऐसे है कि इन कंडीशंस के लिए यूरोलॉजी में आजकल की जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसमें कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट नहीं है इन सब के लिए। जबकि आयुर्वेद में, आयुर्वेद और पंचकर्म के सहारे इन सब की बहुत ही सफल चिकित्सा हो सकती है। तो उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। स्वाभाविक है कि वी बीइंग वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली आयुर्वेदिक सेंटर, हम काफी सारी चिकित्सा ऐसे डिसीज की हमारे सेंटर में करते हैं, एंड येट वी हैव ट्रीटेड पेशेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट मोर देन 20 कंट्रीज। लगभग 20 देशों से भी अधिक देशों के पेशेंट हमारे पास आए हैं आज तक, ये सभी कंडीशंस के लिए। तो ये एक उत्तर बस्ती नाम की एक चिकित्सा होती है, पंचकर्म की ही चिकित्सा है, पर ये हाईली स्पेशलाइज है, वैसे इसको कहा जाता है हाईली स्पेशलाइज यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। तो इसमें क्या करते हैं, एक ऑयल बेस्ड मेडिसिन है, वो यूरिथ्रा में, यूरिन के रास्ते से ब्लैडर में इसे डाला जाता है। ये एब्सोल्युटली पेनलेस है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, ना ही इसके लिए हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट करके तुरंत पेशेंट अपना अपना काम भी कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरी तरह से पेनलेस, ब्लडलेस है। और ये बहुत सारे ऐसे डिसीज है जिनके लिए सर्जरी कंपलसरी है, सर्जरी करने के बाद भी बहुत जल्दी से वो वापस आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस पर ये ऐसी चिकित्सा है कि ये उन सभी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर देती है, क्योर करती है। ऐसे कुछ उदाहरण भी आगे देखेंगे। उसे कहा जाता है उत्तर बस्ती, या हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट पंचकर्म का ही हिस्सा है। जैसे पुरुषों में किया जाता है, ठीक उसी तरह से स्त्रियों में भी उत्तर बस्ती किया जाता है। उसके लिए कोई कैथेटर वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं होती है, पर इसके जब परिणाम देखेंगे तो आपको इसका महत्व पता चलेगा। जैसे एक उदाहरण है, ये पेशेंट थी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज ऐसा है कि जिसमें यूरिन की पाइप ब्लॉक हो जाती है। तो यूरिन की पाइप जब ब्लॉक होती है उसे कहा जाता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। तो इसकी सर्जरी होती है, उसके अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे या तो सरिया डाल के खोलेंगे, डायलिटेशन कहते हैं उसे, या फिर दूरबीन की सर्जरी, सिस्टोस्कोपिक सर्जरी, उसको विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी कहते हैं, VIU। स्कोप डालेंगे अंदर, फिर वो कट करके जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको अंदर से कट करके खोला जाता है दूरबीन से। फिर तीसरा होता है यूरेथ्रोप्लास्टी, ये तो मेजर सर्जरी है। इसमें से कुछ भी करो, जनरली स्ट्रक्चर 1 साल में वापस आ ही जाता है। इसलिए इस बीमारी के बारे में यूरोलॉजी में ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि वंस इज अ स्ट्रक्चर ऑलवेज इज अ स्ट्रक्चर। किसी इंसान को एक बार स्ट्रक्चर हो जाए तो वो स्ट्रक्चर जीवन भर उस इंसान के साथ रहता है। अभी आयुर्वेद में क्या है, जैसे ये पेशेंट का उदाहरण देखते हैं हम, कि इनको लगभग 2001 से, मतलब हमारे पास आई थी 2013, मतलब लगभग 12 साल से तो उनको स्ट्रक्चर था। हर 6 महीने पे डायलिटेशन, सरिया डाल के खोलना पड़ता था यूरिन की पाइप को, नहीं तो यूरिन रुक जाता था। ऐसे ही दुर्भाग्यवश 15 अक्टूबर 12 को यूरिन पूरी तरह से रुक गया उनका, और फिर उनको पेट में ऊपर से छेद करके कैथेटर डालना पड़ा यूरिन निकालने के लिए, क्योंकि नीचे से पूरा ब्लॉक हो गया था। फिर काफी सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको एरिथ्रोप्लास्टी, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, वो एडवाइस किया गया यूएस कैलिफोर्निया में। अभी जब एक्चुअल ऑपरेशन किया 23 जनवरी 13 को, जब सर्जरी कर रहे थे, तो बच्चों वाला दूरबीन 10 फ्रेंच पेडियाट्रिक सिस्टोस्कोप जब डालने का प्रयास किया गया तो पता चला कि वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है। उसके बाद उन्होंने एक गाइड वायर होता है, बहुत ही पतला सा तार, बॉल पेन के बॉल के जैसा, वो डालने का प्रयास किया, वो भी नहीं जा सका। फिर उन्होंने
ऊपर पेट में जो छेद किया था ब्लैडर में, वहां से प्रयास किया कि वहां से तो शायद कूद जाए, पर वहां से भी कोई वायर तक नहीं जा सका, पतला सा तार भी नहीं जा सका। तो स्वाभाविक है कि उनको वहां पे ऑपरेशन रोकना पड़ा और उन्होंने उस पेशेंट को समझाया कि उनको इसी के सहारे जीना पड़ेगा, ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ये ट्यूब ऐसा ही रहेगा उनके पेट पर। अब अधिकांश लोगों के लिए ऐसा होता है कि एक बार यूएस के डॉक्टर ने बोल दिया मतलब भगवान ने बोल दिया, इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो आगे क्या करें। तो इसी डिसीज को पूरी तरह से डेडिकेटेड हमारी वेबसाइट है, नाम ही है cureurethral stricture.com। तो ये साइट उन्होंने देखी, उनके लिए बहुत कठिन था विश्वास करना कि एक भारतीय डॉक्टर ऊपर से एक आयुर्वेद का डॉक्टर कहता है कि ये ठीक हो सकता है, कैसे। और हमारी एक विशेषता है कि जब तक सभी पेशेंट की सभी शंकाओं का पूरी तरह से समाधान न हो तब तक हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं। तो अंत में वो आए, हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। देखिए 20 अप्रैल 13 को ट्रीटमेंट शुरू किया, केवल 10 दिन में 29 अप्रैल 13 को हम उनका ये ट्यूब निकाल पाए। ऐसी लेडी जिनका एक बूंद भी पेशाब नहीं निकलता था, केवल 10 दिन की ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट होता है, यूरोफ्लोमेट्री कहा जाता है इसे। तो इसमें मैक्सिमम फ्लो रेट कम से कम 15 होना चाहिए, एवरेज फ्लो 10 के आसपास होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, इनका मैक्सिमम फ्लो रेट 16.8 है और एवरेज फ्लो 12.4 है। और ये भी किसी प्रकार का जोर किए बगैर इतना अच्छी तरह से उनका पूरा यूरेथ्रा खुल गया। और यही नहीं, इनफैक्ट आज की तारीख में ये माना जाता है कि स्ट्रक्चर कभी भी सर्जरी के बगैर खुल नहीं सकता। तो ये सिद्ध करता है कि उत्तर बस्ती जैसे चिकित्सा एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इसको पूरी तरह से खोल सकती है, पहली वस्तु। दूसरी, जिनको हर 6 महीने पे डायलिटेशन करना पड़ता था, ट्रीटमेंट पूरा करके वो यूएस चले गए। 3.5 साल के बाद अप्रैल 13 में गए थे, दिसंबर 17 में वापस आए वो। तो उस टाइम पे भी हमने उनको एरोफ्लोमेट्री किया, तो वो पूरी तरह से नॉर्मल है। ऐसे लेडी जिनको हर 6 महीने पे डायलिटेशन करना पड़ता था, सोया डाल के खोलना पड़ता था, उनका यूरिन का फ्लो पूरा नॉर्मल है 3.5 साल के बाद भी। और आज तो 8 साल हो गए हैं, शी इज लीडिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। तो ऐसा है ये मिराकुलस ट्रीटमेंट आयुर्वेद का, उत्तर बस्ती पंचकर्म का एक हिस्सा, इतना इफेक्टिव। और ऐसे बहुत सारे केसेस पूरी दुनिया भर से हैं हमारे। ऐसा दूसरा एक कंडीशन है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ये भी डिसीज ऐसे कि इसके लिए कोई प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लैडर नेक टाइट हो जाता है। अभी इसकी कोई ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है आज तक, या प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट नहीं है, इतने एडवांस होने के बाद भी यूरोलॉजी का। तो हमारे पास यही कंडीशन का एक पेशेंट आया था ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, ये यंग लड़का। बचपन से कोई ना कोई समस्या थी, बहुत सारा इलाज किया था, कोई आउटकम नहीं आया। अंत में हमारे पास आया और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये सब उत्तर बस्ती और साथ में योग बस्ती की चिकित्सा, पूरी पंचकर्म की चिकित्सा से ये बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो गए। इनकी स्थिति ऐसी थी कि कितना सारा जोर लगा कि मुश्किल से 50 ml जितना यूरिन निकलता था। एंड नाउ दैट गाय इज लीडिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। ये कंडीशन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम, ये भी कंडीशन ऐसी है कि इतने पेशेंट परेशान होते हैं कि 24 घंटे दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि बस यूरिन जाना है, यूरिन पास करना है, हर पल वही है। और जब जाते हैं तो यूरिन निकलता नहीं है, बहुत बूंद बूंद निकलेगा, बहुत पेनफुल होगा, ऐसी कंडीशन। इस कंडीशन के लिए भी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज यूरोलॉजी में नहीं है। इन्होंने काफी सारा, एक मुंबई की बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल में काफी सारा ट्रीटमेंट लिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। और जब हमारे पास आए 4 साल से परेशान थे, तो उस समय उनकी ब्लैडर की कैपेसिटी केवल 117 ml की हो गई थी, जबकि नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी होती है 4 to 500 ml। और स्थिति ऐसी थी कि उनको फिर वहां से एक बहुत बड़ी सर्जरी बताई थी, जिसको कहा जाता है ऑगमेंटेड सिस्टोप्लास्टी। मतलब बड़ी आंत का, कोलन का हिस्सा लेके ब्लैडर को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया जाता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ऐसी सर्जरी उनको एडवाइस की गई थी। जब हमारे पास आए तो उनकी हालत ये थी। हमने जब ट्रीटमेंट शुरू किया उत्तर बस्ती और साथ में बस्ती पंचकर्म, तो आप देख सकते हैं जिनको पहले हर 10-15 मिनट पे जाना पड़ता था, ये ब्लैडर डायरी होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं हमें मेंटेन करने के लिए। तो शुरुआत में ये स्थिति थी, उनकी ब्लैडर कैपेसिटी देख सकते हैं आप, एकदम कम निकलता था यूरिन। और लास्ट में यहाँ पे लगभग 400 ml जितना यूरिन उनका निकलने लगा, और फ्रीक्वेंसी भी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गई। मतलब जिन्हें सर्जरी करने के लिए एडवाइस किया गया था, उनका बिना किसी सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के उत्तर बस्ती और पंचकर्म से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। और ये ब्लैडर डायरी उन्होंने अपनी खुद साइन किया उनका,
This diary is authenticated by patient himself with his signature. और हमने उनका ट्रीटमेंट किया था अक्टूबर 2016 में, और तब से अब तक ही इज लीडिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। अभी वो लगभग 2.5-3 घंटे में नॉर्मली जाते हैं, अच्छी तरह से यूरिन भी निकलता है। तो ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी, ओवरऑल फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी भी इतनी अच्छी तरह से बढ़ गई उनकी। ये निश्चित रूप से आयुर्वेद में हो सकता है, आयुर्वेद के पंचकर्म से और उत्तर बस्ती से। ये इसलिए बता रहे विशेष रूप से आपको क्योंकि बाकी का पंचकर्म के बारे में काफी सारे लोग जानते हैं, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। तो ऐसी भी चिकित्सा आयुर्वेद में है और इतनी प्रभावशाली चिकित्सा आयुर्वेद में है। जैसे आजकल का सबसे मतलब आई वुड से द मोस्ट बर्निंग इश्यू ऑफ दिस एरा, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार होने वाला मूत्र मार्ग का संक्रमण, या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यूटीआई। इसमें ऐसा होता है कि कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है, कितने सारे एंटीबायोटिक खा खा के ऐसा होता है कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और अभी कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है। तो ये स्थिति के लिए भी आयुर्वेद में उत्तर बस्ती और पंचकर्म से बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हम देखते हैं रेगुलर हमारी रूटीन प्रैक्टिस में। ये एक स्थिति हाइपोटोनिक ब्लैडर, इसमें ब्लैडर का टोन कम हो जाता है तो यूरिन का फोर्स कम हो जाएगा, या फिर कभी कभी यूरिन बंद भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी पूरा फिर से उत्तर बस्ती और पंचकर्म से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा भी और काफी सारे कंडीशन जो शुरुआत में लिस्ट दिया था हमने देखा, जैसे प्रोस्टेट है, पोस्ट ईआरपी स्टेटस है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के बाद भी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी उत्तर बस्ती और पंचकर्म से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस तरह से हमने आज जो डिस्कशन किया उसमें कुछ इस तरह से था कि आयुर्वेद, शुरुआत में आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ क्या है, फिर आयुर्वेद के जो मुख्य 4 अंग है चिकित्सा के, आहार, विहार, शमन मीन्स मेडिसिन, और शोधन अर्थात पंचकर्म चिकित्सा। फिर पंचकर्म क्या है उसका विस्तार से हमने चर्चा की, उस विषय पे डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों आवश्यक है। फिर अलग अलग पंचकर्म में से सभी वमन, विरेचन, सबका हमने विस्तार से चर्चा की। फिर पंचकर्म की विशेषता, उसकी स्ट्रेंथ, उस पर भी चर्चा की। आयुर्वेदिक यूरोलॉजी पर भी चर्चा की, खास करके उत्तर बस्ती पर आयुर्वेदिक यूरोलॉजी की जो उत्तर बस्ती जो चिकित्सा है, पंचकर्म की चिकित्सा, वो कितनी प्रभावशाली है वो भी हमने देखा। तो अभी हम देखते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे इंस्टीट्यूट का। Welcome to Brahma Ayurved, Gujarat's first ever multi-speciality Ayurvedic hospital with world-class standards. Founded by Drs. Jui and Narayan Shahane. We have multiple theatres well equipped for urology, proctology, Ayurveda and Panchakarma. For patients staying over, there are multiple beds ranging from common to VIP with special facilities. Guests receive excellent healthy food and access to an on-duty doctor around the clock. Here you can receive the best of modern healthcare combined with the age-old wisdom of Ayurvedic medicine. We receive many local and international patients for highly specialized procedures such as the Uttar Basti, an effective cure for urethral strictures, performed in our Ayurvedic Urology Center, the first and only in India. Brahma Ayurved. Follow the most authentic and updated science of life. जैसे पंचकर्म के लिए यूरोलॉजी के लिए तो आते ही है, वैसे यूरोलॉजी के लिए हमारे पास अब तक काफी सारे देशों के डॉक्टर्स भी आए हुए हैं सीखने के लिए, और खास करके ये खास पंचकर्म का सेशन है, इसलिए एक टीम आई थी जापानीज डॉक्टर्स की टीम पंचकर्म सीखने के लिए। तो उनका हमने यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स कराया, पंचकर्म उन पे ही कराया था। इस तरह से मई 2018 में आई थी ये टीम। सो अंततः सबसे महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है कि आयुर्वेद नॉट ओनली फॉर एडिंग ईयर्स टू द लाइफ बट फॉर एडिंग लाइफ टू द ईयर्स। आयुर्वेद बस जीवन के साल नहीं बढ़ाता है, तो जो भी साल है उनमें जीवन भरता है। आयुर्वेद इज फॉर एडिंग लाइफ टू द ईयर्स, ये विशेषता है आयुर्वेद की। So thank you everybody for a patient listening, and I would like to especially thank Leena ma'am for inviting me for this session and giving me this opportunity
ये सब शेयर करने के लिए, सब कुछ जो भी ज्ञान है आयुर्वेद का, हम तो हमेशा तैयार है कि आयुर्वेद का ज्ञान सब लोगों को अच्छी तरह से और ऑथेंटिक नॉलेज सब जगह पे पहुंचे। और विशेष रूप से प्रकाश सर का भी, डॉक्टर प्रकाश जोशी सर का भी मैं बहुत ही आभारी हूँ। वो हमसे बहुत सालों से जुड़े, दोनों ने मिलकर हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है यहाँ एस्टैब्लिश होने के लिए, गुजरात में खास करके। सो थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सो मच। अभी किसी की कोई प्रश्न वगैरह है तो हम डिस्कशन करेंगे उस पर। हाँ जी, कैन यू प्लीज क्लोज योर पीपीटी? या, थैंक यू सो मच डॉक्टर नारायण। और कोई भी क्वेश्चन है तो अपने ले लेते हैं साथ में। इट वॉज रियली वंडरफुल नॉलेज। आपसे बहुत अच्छा जानने को मिला आज। और लास्ट में जो आपने कोट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सालों में जीवन नहीं पर जीवन में सालों में जीवन भरने वाला। दैट वाज फैंटास्टिक पार्ट ऑफ टुडे आई थिंक। यस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पर आए कि वो लोग पता नहीं कैसे लेफ्ट भी हो गए और रीजॉइन नहीं कर पा रहे। कुछ लॉक मीटिंग या ऐसा कुछ आया है। आई हैव टू रीचेक कि वो क्या टेक्निकल इश्यूज था, पर उसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है। यस पंकज भाई। जय श्री कृष्णा। डॉक्टर, तुमने एक one condition that I need to know something more about it is I've got a condition called diverticulitis, and I've been having that for the last few years. All they suggest is take it easy and don't have anything very heavy meals in the evenings, but there is no other kind of medication or treatment for it. So what would you say on that? By the way, Pankaj bhai is from London, so he might not getting some good medicine over there. Yeah. Okay. Pankaj bhai, actually this requires proper treatment. For starting any kind of treatment, a proper consultation is definitely required, especially for this condition, the condition of diverticulitis. And once we assess the complete status of your health, then we decide the exact line of treatment. So definitely Panchakaram, especially Basti, is really very much helpful for this condition, which resolves this problem up to like significant extent, and your life becomes very easy afterwards. So for that, definitely you need to go for Panchakaram first. Is there any foods that you would say not to have in the meantime before I do kind of consider any treatment? Definitely better to avoid yogurt and curd. Okay. Because that quickly causes inflammation inside. Mm-hmm. That is the worst thing. So better to avoid curd or yogurt in any form. In any form. Okay. The rest of the things are fine. Like already we discussed that your breakfast must be proper, lunch must be fine and proper, and you should eat very little and as early as possible for dinner. So that definitely. Sure. Okay. Thank you so much. Sorry, one more thing. You can add some shunti in your diet. Especially whenever you are having milk, add some sunt to that. That definitely. Okay. Irrespective of time of the day. Yes. Okay. Thank you. If you have milk, add some sunt to that. Okay. Lovely. Thank you so much. बस यही है कि घर के ही कुछ चीजों से हम लोग अपना कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया, पर कुछ होमली टिप्स अगर भी बता देते तो दैट वुड बी गोइंग टू हेल्प अस, कि आपके पास आने से पहले भी हम घर पे कुछ कर सकते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, एक कोर्स चलता है काचू एज साचू, वो लोग डेली कुछ एनिमा लेने को बोलते हैं, तो इज दैट एडवाइजेबल टू टेक एनिमा डेली? आप क्या सजेस्ट करते हैं? नॉट एट ऑल। देखिए वही बात है कि जैसे इंटेस्टाइन हैज गॉट देयर ओन लुब्रिकेशन इंटेस्टाइन, और अगर उसमें हम कोई जैसे टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट नेचुरोपैथी में क्या करते हैं कि वो नीम के काढ़े का वगैरह कुछ या सोप वाटर का एनिमा डेली लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे विंटर में अगर हम बार बार साबुन से हाथ धोएंगे तो स्किन ड्राई होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि इंटेस्टाइन अंदर से ड्राई होने लगते हैं। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन, कि स्किन ड्राई होने लगेगी अंदर की,
इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, तो उस समय तो अच्छा लगेगा, वो फ्लश हो गया, पर नया मल बनेगा, जो भी बनेगा वो फिर से चिपकेगा, तो वो कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। जब आयुर्वेद का बस्ती भी जो होता है, 2 प्रकार बताया है कि रात का बस्ती होता है, दैट इज अनुवासन बस्ती, वो ऑयल बेस ही है पूरा, और सुबह का नीरो बस्ती होता है, उसमें काढ़ा होता है वगैरह सब चीजें होती है, तो उसमें भी उसका क्वार्टर पार्ट तो कंपलसरी ऑयल बेस्ड मेडिसिन का होता ही है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी वात दोष जो है उसकी चिकित्सा बस्ती से होती है, और वात दोष की चिकित्सा में स्नेह अर्थात कोई भी ऑयल अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये डेली नहीं में लेना कभी भी अच्छा डेफिनेटली नहीं है। तो आइडियली कितने इंटरवल पे लेना चाहिए? वैसे बस्ती चिकित्सा अगर स्वास्थ्य रक्षा के लिए करे तो साल में 1 बार, वर्षा, साल में 1 बार, दिवाली की सफाई की तरह। हाँ, वर्षा ऋतु में। अच्छा अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डिटॉक्सिफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, अगेन वो रोज हम करते ही है, डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली हो ही रहा है सबके शरीर में। हाँ, पर जो कुछ पीछे छूट जाता है उसके लिए साल में 1 बार अलग अलग प्रोसीजर्स बताए, तो वो करने हैं साल में 1 बार। आइडियली पंचकर्म कराने आना चाहते हैं कोई, तो कितने दिनों का वो ड्यूरेशन चाहिए? डिपेंड्स, पंचकर्म में अधिकतर देखिए, पंचकर्म में जो 5 कर्म देखे ना हमने, उसमें से ऐसा है कि एक साथ 5 कर्म किसी इंसान के कभी भी नहीं हो सकते, तो 5 में से उनकी स्थिति के लिए जो सबसे बेस्ट है वो चुना जाता है। तो अधिकतर, जैसे पहले ही बात हो रही थी कि अधिकतर व्याधियां जो होती है आजकल वो वात दोष के डिस्टर्बेंस से होती है, तो उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है। तो बस्ती में ये भी फायदा है कि उसके साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, जैसे वमन या विरेचन में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उस तरह के रेस्ट्रिक्शंस बस्ती के चलते नहीं होते हैं, इसलिए अधिकांश जगह पर बस्ती ही किया जाता है। तो बस्ती का जो कम शॉर्टेस्ट जो कोर्स है वो 7 दिन का होता है, तो योग बस्ती कहते हैं, तो 7 days। दिन का समय चाहिए। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद का ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा डरावना क्यों है, जैसे वॉमिटिंग कराना, डायरिया करवाना, फिर लास्ट में जो आपने रक्त मोक्षण वाला कुछ था, सिम्स वेरी स्कैरी। एक्चुअली हम डरावना कुछ भी नहीं है, जैसे वमन कराते हम या विरेचन कराते, देखिए इसकी विशेषता क्या है, खास करके विरेचन, जैसे विरेचन जब कराते तो नॉर्मली इफ अ पर्सन इज सफरिंग विद डायरिया, अगर 4-5 लूज मोशन हो जाए तो शरीर में वीकनेस होती है, डिहाइड्रेशन के साइंस दिखेंगे, ये सब होता है। हम विरेचन कराते हैं, हमारे पेशेंट्स मतलब लिटरली 30-30 बार जाते हैं वॉशरूम, 30 बार परगेशन होता है, पर फिर भी उनमें डिहाइड्रेशन का एक भी साइन या सिम्टम नहीं दिखता है। ये विशेषता है, क्योंकि शरीर से जो बाहर जा रहा है ना, वो कोई वाइटल फ्लूइड्स नहीं है, वो शरीर से जो बाहर निकल रहा है वो कचरा है, जहर है, वो सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। हमारे पास रिकॉर्डेड है सभी, कभी भी ब्लड प्रेशर भी कभी डाउन नहीं होता है, इनफैक्ट इतने 32 बार जाके आता है पेशेंट, 32 बार लूज मोशंस होते हैं और फिर भी उसका ब्लड प्रेशर प्रॉपर नॉर्मल पे बना रहता है। ये विशेषता है पंचकर्म की, क्योंकि शरीर से बाहर जो जा रहा है वो कचरा जा रहा है, जहर जा रहा है, वाइटल फ्लूइड्स नहीं जाते हैं, इसलिए वो डराना नहीं होता है कभी भी। Okay, any question from the audience? Yes, Dr. Kruti from America, you can ask your question. Unmute yourself. Yes. Hi. Yes. Hi. It was a very nice lecture. And I'm a pediatric endocrinologist in the US. And I see a lot of patients who have kids with type 1 diabetes, type 2 diabetes, maybe a lot of them pre-diabetes. So do you have any, and the treatment right now is medications, metformin, insulin for the kids. So do you have, other than the medication, because then we're putting these little kids on lifelong medication. So any suggestion for reducing their blood glucoses? Actually, sorry ma'am, but I'm not the expert to talk on this particular issue with authority, but yes, there are some people who are treating this kind of conditions very effectively with panchakarma and certain medicines of Ayurveda. So definitely, if you are interested, like you can contact me directly, I'll divert you to those experts. But yes, we have. And the concept of diabetes in Ayurveda, it is the concept of prame, it is not the concept of diabetes as such. It's not only the hyperglycemia. We need to address the whole glucose metabolism. This is how we treat
the diabetes in Ayurveda. So it's not limited up to only the hyperglycemia. But I think the experts should comment on that. That's not my expertise. Yeah, she's from my extended family, so definitely I'll share your number and she can talk to you. Definitely, I'll Yeah. cooperate with her to share The person sitting besides her is my sister-in-law. प्रकाश की बहन है वो. अच्छा. तो या वो लोग बात कर लेंगे. नमस्ते नारायण जी. जी जी. I have a Anybody question. else? Someone has raised a hand. Varsha Pandya. Yes. Mitabin, can I take Varsha Pandya first? Yes, Varsha. Ask your question. हेलो नारायण जी, अगर किसी को अर्ज इमरजेंसी हो, जैसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं इसको, और काम करते करते किसी को अगर से यूरिन पास करने की इच्छा हुई और बाथरूम तक वो जाने में भी दिक्कत होती है, कभी कभी ऐसा होता है, तो क्या इसकी ट्रीटमेंट आपके यहाँ हो सकती है? डेफिनेटली होती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट. अभी के लिए आप एक शुरू कर सकते हैं, आप घर पे ही शुरू कर सकते हैं. एक चीज जिसे एक टिपिकल एक्सरसाइज होती है, केगल्स एक्सरसाइज कहते हैं. मतलब आपको करना क्या है कि आपके एनस को अंदर खींच लेना है पूरी शक्ति से. तो बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं. पूरी शक्ति से अंदर खींच लीजिए. उसे घड़ी देख के पूरा 1 मिनट के लिए पकड़े रखना है. और इस तरह से फिर 1 मिनट के बाद रिलैक्स कीजिए, फिर से पकड़िए 1 मिनट के लिए पूरा, फिर रिलैक्स कीजिए. इस तरह से 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर को, 5 बार शाम को. आप कर भी कर सकते हैं उसे. तो ये करने से क्या होता है कि बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल जो होते हैं, ब्लैडर के अपने पेट का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, उसे कहते हैं पेल्विक फ्लोर या यूरोजेनिटल डायाफ्राम. तो वहाँ स्फिंक्टर है, वॉल्व है, जिसके सहारे अपना यूरिन पर कंट्रोल होता है. तो वहाँ की मांसपेशियों में अशक्ति होने के कारण, कमजोरी होने के कारण ये होता है. इसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं. तो जैसे अर्ज आएगी तो बहुत डिफिकल्ट होता है पकड़ना, लीक होने लगता है. जैसे जैसे मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती जाएगी, ये एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से बढ़ती है. तो जैसे कम होने लगता है. और साथ में बाकी उत्तर बस्ती या पंचकर्म भी करते हैं, और साथ में कुछ मेडिसिन भी है. अच्छा. तब तक आप ये शुरू. हाँ, अच्छा, उत्तर बस्ती से भी फायदा हो सकता है. निश्चित. ओके, थैंक यू सर. ओके, आई एम होपिंग कि आपको जवाब मिल गया होगा. मिताबेन, अभी आप पूछिए अपना क्वेश्चन. हाँ, आपने बताया कि वो बच्चों में जो रिफ्रैक्टिव एरर है ना, वो कम हो सकता है. वो मीनिंग वो बच्चे लोग को जो आईबॉल बड़ा रहता है उसके हिसाब से जो माइनस नंबर रहता है, तो वो भी ट्रीट हो सकता है? जी, बहुत अच्छे से होता है. फिर से वो भी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, पर काफी सारे लोग उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं. तो आप कुछ डिटेल्स मतलब शेयर करेंगे आपके साथ. ये डॉक्टर मीका शाह है, पीडियाट्रिशियन बॉम्बे से. अच्छा. और अभी जो कृति ने क्वेश्चन पूछा उनकी मदर है. तिप्पल दवे, आपने भी हैंड रेज किया है. यू जस्ट आस्क योर क्वेश्चन. यस मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी सारी इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट. मुझे सबसे पहले ये पूछना था, पंचकर्म जो करना है, तो जो आपने 7 डेज बताया, तो 7 डेज के लिए क्या आपके यहाँ क्लिनिक में रहना होता है या हम घर पे रह के भी कर सकते हैं? जैसे मतलब स्थानिक लोग जो होते हैं, अगर बस्ती ही करना है 7 दिन का, जो हम कह रहे थे कि योग बस्ती के, इंडोर होने की आवश्यकता नहीं है. वो सुबह शाम ही ट्रीटमेंट होता है. तो आप जहाँ पर है, अगर वहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटी में भी आप पंचकर्म करवा सकते हैं. ओके, इसलिए क्योंकि जैसे आपने बोला, जैसे 30 टाइम डायरिया हो जाता है, तो अगर हमें कुछ होता है, तो अगर हम आपके पास रहेंगे तो हम कुछ बता सकते हैं, राइट? जी सॉरी, इसमें ऐसा है कि ये जो पंचकर्म में 5 चीजें हैं, ठीक है. तो उसमें से वमन और विरेचन तक कंपल्सरी हॉस्पिटलाइज होके ही होते हैं. ओके. जहाँ तक बस्ती का सवाल, तो बस्ती में ऐसा कोई डायरिया वगैरह नहीं होता है बिल्कुल भी. ठीक है. ओके सर. तो वो घर पे रह के भी कर सकते हैं. मतलब सुबह शाम जा सकते हैं. आपका सेंटर है, वहां भी ये हो सकता है, राइट? डेफिनेटली, पूरी तरह. आप प्लीज शेयर करेंगे तो हम लोग, आपका सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है, सब तो हम कर सकते हैं. और नडियाद में है. नडियाद में. ओके.
और उनका पूरा जो वेयर अबाउट्स है वो मैं शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। पर इफ यू डोंट माइंड नारायण जी, एक बार जो आपका लास्ट स्लाइड था जिसमें आपके कॉन्टेक्ट्स वगैरह है, एक बार और चला सकते हैं या शेयर कर सकते हैं आप? और सर दूसरा मुझे ये पूछना था, अभी च्यवनप्राश जैसी चीज है, क्या हम पूरे साल खा सकते हैं? ये नारायण जी का पूरा कांटेक्ट डिटेल्स है। आप सभी जो लोग मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े वो ज्यादातर नोट डाउन कर लीजिए, बाकी मैं तो अपने ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच लेना जी, थैंक यू। या सर पूरे साल के हम च्यवनप्राश खा सकते हैं? हाँ, वैसे खास करके विंटर में खाया जाता है च्यवनप्राश, और पूरे साल भी खा सकते हैं उसे, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। ओके, अगर कुछ भी समस्या नहीं, और आजकल जो हम गिलोय खा रहे हैं कि एवरीडे नाइट को गिलोय खाना चाहिए, तो एक रात को टेबलेट खाने के बाद गिलोय खा के सोते हैं, तो ये बॉडी को ऐसा नहीं है ना कि कुछ ज्यादा अंदर कर दे, या नॉर्मल लेवल में ले सकते हैं हम? नहीं, कोई हार्म नहीं होगा उससे डेफिनेटली। ओके। पर आयुर्वेद देखिए, आयुर्वेद बहुत ही स्पष्ट है। आयुर्वेद कहता है कि बिना किसी कारण की कोई औषधि नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट आयुर्वेद की विशेषता है कि आयुर्वेद हमेशा ऐसी अननेसेसरी मेडिसिन खाने के विरुद्ध है। जब भी कोई ट्रीटमेंट भी होता है तब भी यही टारगेट होता है कि जितना हो सके उतना जल्दी मेडिकेशन बंद करो, ये विशेषता है। ओके, क्योंकि अभी बोल रहे हैं ना गिलोय से इम्यून बढ़ता है सिस्टम, सो लाइक बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सर। Can you please remove your screen so I can see the audience? ये दीपल दवे थी बेंगलुरु से, and some 1+70 उन्होंने भी हैंड रेस किया है। Unmute yourself and ask your question. Good evening, Aunty. Yes, good evening, बेटा। We can't see you. जी मेरे को बात है। Yes, Parmi. Parmi, yeah, right. Okay. Good evening, sir. Very good evening. सर मुझे पूछना था कि मेरे हस्बैंड जो 35 इयर्स के हैं, उनको एलर्जिक सर्दी बहुत है। मतलब जब भी छींकते हैं तो मतलब 50-60 बार चालू ही हो जाता है, और एलोपैथी की दवा भी लेते उतने दिन बंद हो जाती है, वापस मतलब सीजन चेंज हो तो फिर वापस से चालू हो जाती है। तो इसके लिए पंचकर्म से कुछ परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी? ये पूरी तरह से ठीक होता है। ये आयुर्वेद की विशेषता है। आयुर्वेद की मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये स्ट्रेंथ है आयुर्वेद की, ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है निश्चित रूप से। तो उसके लिए मतलब पंचकर्म में क्या नस्य के क्या करवाना? नस्य और ओरल मेडिसिन ही होते हैं। ओके। पंचकर्म शुरुआत में कुछ नहीं आएगा, बाकी इसका कुछ नहीं आएगा, केवल नस्य मतलब पंचकर्म करवाना पड़ता है कि ऐसे ही उसके ट्रीटमेंट से हो जाता है? नस्य पंचकर्म का है तो एक अंग है ना, 5 में से एक नस्य है। हाँ ठीक है, वही पंचकर्म हुआ उनके लिए। तो ओके। और साथ में बाकी कुछ औषधियां होती है, उसी से लगभग पूरी तरह से क्लियर हो जाता है ये। ओके ओके, थैंक यू सर। ये भी परमी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से है, एंड दे आर फ्रॉम सूरत, तो शायद घर से ही कुछ अभी कर सकते हैं, तो वैसा सजेस्ट करें, बाकी तो वो आ ही जाएंगे। नस्य अभी घर पे शुरू कर सकते हैं आप। अणु तेल का नस्य शुरू कीजिए, जैसे वीडियो में दिखाया था ना नस्य करने, तो वैसे तिल का तेल, अणु तेल मिल जाएगा। अणु तेल का ड्रॉपर बॉटल ही मिलता है, अणु तेल। तो अणु तेल होता है ना, उसका ड्रॉपर बॉटल मिलेगा। वो उसी तरह से कप में एक उबलता हुआ पानी लेके उसमें रखना है, अच्छे से गर्म करना है उस ऑयल को, और फिर दोनों नॉस्ट्रिल में ये नेजो सेप्टम को टच करके 4-4 बूंदे डालनी है। ओके। करके फिर 5 मिनट के बाद गर्म पानी से गार्गलिंग करना है, और तो हो सकता है थोड़ा स्टीम लेने का। ऐसे 2 बार करना है, सुबह शाम। प्लस एक अणु तेल का बोतल उनको कहना है कि कंटिन्यूस अपने साथ रखे पॉकेट में। हर घंटे पे एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है, तो बिना गर्म किए। हर घंटे पे 1 ड्रॉप। अगर ये करते रहेंगे तो इरिटेशन कम होती जाती है और वो बंद हो जाएगा। मतलब इससे भी काफी अच्छा फायदा होगा उनको, इतनी 2 चीजें। और बंद हो जाए फिर मतलब ये बंद कर देना है कि चालू ही रखना है? बंद होने के बाद भी काफी समय तक चालू रखना पड़ेगा, जब तक जो नेचुरल म्यूकोसा होता है नाक के अंदर की स्किन की स्ट्रेंथ बढ़े नहीं तब तक। देखिए उनको नहीं, क्यों आपको क्यों नहीं होती है तकलीफ, उसके पीछे कारण होता है कि उनके शरीर में नाक के अंदर की जो स्किन है ना, उसकी कहीं पे कमजोरी है। तो नॉर्मली जैसे कोई धूल कचरा जाए नाक में, तो शरीर का एक सामान्य रिएक्शन होता है। इट इज इनफैक्ट
प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी की हमें छींक आती है, नाक के अंदर कचरा है तो उसको बाहर निकालने के लिए, तो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का, तो वो कंट्रोल्ड होता है नॉर्मली। तो ऐसे लोगों में क्या हो जाता है कि वो कंट्रोल चला जाएगा, तो दैट विल बी अनकंट्रोल्ड, मतलब एक दो छींकों की जगह 50 छींकी आएगी। हाँ 50 आ जाते। तो उसको ही हमें पहले जैसा नॉर्मलाइज करना है, उसके लिए अणु तेल बहुत अच्छे से काम करता है, और साथ में कुछ मेडिसिन भी है। और ये ये निश्चित अणु तेल कहाँ पे मिलेगा? कोई भी आयुर्वेद स्टोर पे मिल जाएगा अणु तेल, आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और परमी, यू गॉट योर आंसर? या आई गॉट। ओके, यस नीरा जी, Okay, thank you. पूछिए आप। थैंक यू। नमस्कार। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है और काफी दिन से मेडिसिन भी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन पंचकर्म करवाना चाहते हैं, तो क्या रहना पड़ेगा वहाँ था? कितने दिन रहना पड़ेगा वहाँ पर? जी रहना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर से, आप कहाँ रहते हैं? में रहते हैं हम, अहमदाबाद से हुआ। अहमदाबाद से हैं, तो आपको रहना ही पड़ेगा अगर यहाँ पे करना है तो। एटलीस्ट कितने दिन तक के लिए रहना पड़ेगा? मतलब एटलीस्ट 7 days, वो तो पक्का ही है। हाँ, कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसे वो डिस्कस करेंगे, हम पूरी कंडीशन देखेंगे, उसके अनुसार जितना भी आवश्यक है आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है जी। कोई असल में उससे फायदा होगा पंचकर्म से? निश्चित रूप से। देखिए, डायबिटीज में ऐसा नहीं है कि डायबिटीज पूरा मिट जाता है पंचकर्म से, पर डायबिटीज के कारण जो भी शरीर पे उसके जो इल इफेक्ट्स होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के चलते, जैसे आगे बढ़ के जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक ये न्यूरोपैथी, ये सब कंडीशंस है ना, उसको हम प्रिवेंट करते हैं। उसका प्रोसेस एकदम स्लो डाउन हो जाएगा या बंद हो जाएगा, रुकेगा, ये निश्चित रूप से होता है। और बाकी आप जितना अच्छी तरह से संभालेंगे उतना अच्छी तरह से शुगर भी कंट्रोल में रहता है। अच्छा, फिर कुछ आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे जिससे वो चलती रहे उनकी? ठीक है। नीरा जी बिल्कुल अपने बगल में ही है, तो फिर चले जाइएगा। मैं भी सोच रही हूँ जाने का डिटॉक्सिफाइंग के लिए, वो यही बोलेंगे। अच्छा, मैं आगे क्वेश्चन लूँ उससे पहले मैं एक नेक्स्ट सेशन जो हमारा ट्रेडिशन है उसको रिलीज कर दूं, क्योंकि सम पीपल आर लीविंग द सेशन, सो लेट मी शेयर द नेक्स्ट सेशन फर्स्ट। एक ही मिनट। हाँ, हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ इज ए जर्नी ऑफ चॉइसेस। टॉपिक तो बहुत अच्छा है, पर ये ऐसे शख्स हैं, डॉक्टर हैं, खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पर ऐसे स्पीकर हैं जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं, और सब्जेक्ट भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया है हमें। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइफ इज अ फुल ऑफ सर्कमस्टेंसेस, पर हमारे पास चॉइस है कि हम उसको कैसे लेते हैं। तो जरूर अपने दोस्त, अपने फैमिली के साथ नेक्स्ट सेशन में जुड़िएगा। और इट विल बी फ्रॉम डॉक्टर मुकेश बाविशी, अहमदाबाद, और रोटेरियन तो सभी उनको जानते हैं, पर बहुत नामी पर्सनालिटी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जरूर जुड़िएगा। कोई एक लास्ट क्वेश्चन अगर है तो ले सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 6:30। तो कोई किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। I think we have answered all the questions. જયશ્રીબેન, તમને કઈ પૂછવું છે? અનમ્યુટ કરો, તમારું માઇક અનમ્યુટ કરો. ના, તમારા માઇક ને પહેલા ખોલવો પડશે. માઇક ની નિશાની છે ને એના પર ટચ કરો. હા, હવે બોલો. યસ, આપણે અસ્થમામાં જે આ પોરાકોટ અને આ બે લેવાની કીધી છે, તો કાયમ લેવાથી ફાયદો થાય કે પછી એક એની આદત પડી જાય? એનું આયુર્વેદ કઈ ખરું? કઈ દવા છે? એ દેખાતું નથી, તમે નામ બોલો જયશ્રીબેન. પોરાકોટ પંપ છે, પોરાકોટ. હા, પોરાકોટ, ઓકે. અને બીજો આ છે પંપ. હવે રોજના ડબલ ડોઝ થઈ ગયા છે, પછી લઈએ એટલે 2 કલાક સારું રહે, 2 કલાક સારું રહે, પાછી તકલીફ થઈ જાય. તો આયુર્વેદમાં કોઈ એવી રીતે નાશ લેવી કે કઈ એનાથી ફેર પડે, અથવા કોઈ ડાયટમાં ફેરફાર કરવો?
डाइट में तो जैसे दही और दही की चीजें पूरी तरह से बंद कीजिए आप। ये तो बंद है। फिर वासी वस्तुओं, हाँ और इसके लिए ना अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। एक आपको बता के रखता हूँ अभी जो आप घर पे कर सकते हैं। मार्केट में कहीं पे भी आपको महानारायण तेल मिल जाएगा। हाँ महानारायण तेल लेना है, उसको एक कटोरी में ले लीजिए। उसमें सिंधव मिठू डालना है, एक 2 चिपटी जितना, 2 चिपटी सिंधव मिठू। उसको गरम करके जितना आप गरम सह सकते हो उतना गरम गरम तेल से छाती पे मालिश करनी है। गरम तेल से छाती पे मालिश करनी है, महानारायण तेल में सिंधव मिला के छाती पे और पीठ पे भी, दोनों साइड पे, और अच्छे से मालिश करके उसके बाद सेक करना है। उस पे गर्म पानी के बैग से या हीटिंग पैड से सेक कीजिए। दिन में 2 बार कम से कम कीजिए, सुबह और शाम को। तो उससे आपको ये पंप लेने का जो है ना वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उसकी कम से कम आवश्यकता पड़ेगी आपको। मालिश और सेक से जो ये पाइप जो होते हैं ना अपने ब्रोंकस कहते हैं, वो टाइट हो जाते हैं या सूजन आती है अंदर से, तो मालिश सेक से वो रिलैक्स होने लगते हैं। तो उस रिलैक्स होंगे तो आपको सांस लेने में बहुत आसानी होगी। पंप की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और नास भी ले सकते हैं? नास ले सकते हैं, नास भी ले सकते हैं। नास में तकलीफ नहीं है ना? नहीं। Okay, so Nikita, it will be a last question from your side and then we'll conclude the session. Yes, Nikita? Unmute yourself, beta. हाँ, thank you very much. Sir, thank you for this wonderful session. और मुझे ये पूछना था कि अणुतेल जो आपने बोला वो बच्चों को लगा सकते हैं कि नहीं? बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन 6 साल का है बच्चा तो उसको कर सकते हैं? कर सकते हैं। बिकॉज उसको थोड़ा जुकाम का प्रॉब्लम रहता है। अभी ये मुंबई की बारिश में तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो बच्चों के लिए just 1 drop. जस्ट 1 ड्रॉप। ओके, इन बोथ द नोस्ट्रिल्स एक ड्रॉप लगा के उसको टिल्ट कर देना है। यस, ओके, थैंक यू सो मच। So let's conclude the session. Thank you so very much, Dr. Narayanji. I have really no words to say other than thank you. But आपने बहुत अच्छे से नॉलेज शेयर किया और हमारे सभी दर्शकों की क्वेरीज भी आपने बहुत अच्छे से सॉल्व की। मुझे तो आपका नॉलेज पता ही है, बहुत थरो नॉलेज आप रखते हो और आपका जो ब्रह्मा आयुर्वेदा सेंटर है वो भी मेरा देखा हुआ है, बहुत अच्छे एडवांस लेवल पे आपने किया है और बहुत सारे फॉरेनर्स आपके यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट लेने। मैंने काफी बार ये सब कुछ देखा हुआ है। आज आपने टाइम निकाल के हमारे दर्शकों के लिए अच्छे से नॉलेज स्प्रेड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं समझ रही हूँ आपकी काफी सारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगी। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से नॉलेज शेयर किया। प्रकाश वांट टू से समथिंग, आई थिंक। Okay, first of all, I have attended this session, and it was even for me, being an allopathic doctor, we know our limitations, and I had come across nearly more than 15 to 20 cases, totally of piles, fistula, as well as urinary tract, rather strictures, UTI strictures, rather urethral strictures, and most of rather all of them been treated very nicely. Some of my friends from USA has been also operated for the piles. They are very happy with the results. They all are very happy. They all are happy, and I believe you know even very thorough and very good knowledge of Ayurvedic, and you know the limitations of allopathy as well as Ayurvedic, and you have balanced everything very nicely. I must give congratulations to you and thank you. Thank you so much, Narayanji. Thank you so much. Thank you everyone, and do not forget to join in next session. बहुत अच्छा सुनने को मिलने वाला है. So I am very much eager to listen Dr. Mukesh Bhavishi. So don't forget, join with your friends and family. Thank you so much, Narayanji, once again, and thank you all for joining today. Thank you very much. Let's end the session here. Thank you. Thank you.